अध्याय 301 चला गया। प्रतियोगिता अपेक्षा से अधिक तेजी से समाप्त हो गई और जो लोग अकादमी में प्रवेश करने वाले थे वे पहले ही अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इस बार हमेशा की तरह अन्य बलों के लिए कोई सूट नहीं छोड़ा गया था। इतनी सारी युवा प्रतिभाओं को अकादमी में भर्ती होने पर अन्य बलों के पास उनके दिलों में शाप देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। ये देखते हुए कि अकादमी अभी भी संपन्न है, अन्य बल लंबे समय से असहज महसूस कर रहे हैं। बस इस समय एक समाचार का एक टुकड़ा जिसने उन्हें उत्साहित किया। सामग्री सीखने के बाद बाहरी सागर में माहौल अजीब होने लगा। श्री बाय, यह मेरी अकादमी की माफी है। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। शो के बाद होंगलुआन ने वह उपहार प्रस्तुत किया जो उसने जाने से पहले बाई होंग में लाया था। माफी प्राप्त करने के बाद बाई होंग ने इस पर एक त्वरित नजर डाली और फिर इसे अपने स्टोरेज कंटेनर में डाल दिया। ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष ने माफी स्वीकार कर ली, होंगलुआन ने राहत की सांस ली, जिसका मतलब था कि सब कुछ लगभग ठीक था। होंगलुआन ने राहत की सांस ली और बातचीत शुरू करने वाली थी जब उसने पाया कि बाई होंग इधर उधर हो गया था और छोड़ने वाला था। छोड़ने से पहले बाई होंग कुछ के बारे में सोचने के लिए लग रहा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता है, पवित्र सम्राट मेरा शिष्य बन गया है। मुझे नहीं लगता कि मिस होंग का मन होगा। ऐसा कहने के बाद बाई होंग ने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहा वह होंगलुआन की अभिव्यक्ति को बेहद जटिल बना दिया। उनकी राय में सिंह सम्राट के विश्वासघात के लिए भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन अब इसे भूल जाओ। कम से कम उन्होंने मुझे कुछ अच्छी खबर दी, क्या वे नहीं थे? होंगलुआन केवल इस तरह से खुद को आराम दे सकता था। आखिरकार ये बाई होंग के लिए धन्यवाद था कि तांग सान उसके हाथों में गिर गया। बस इसे एक पारस्परिक रूप से लाभकारी सौदा माने। शेंगटियन राजवंश के लिए बस इसे छोड़ दें। आखिरकार यहाँ के अलावा उनके पास अभी भी बहुत सारे बूटलेख हैं। इस समय तांग सैन को वापस लाने वाले बुजुर्ग भी आए। उन्हें देखते हुए होंग लुवान की अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। उदासी और भावना का कोई निशान नहीं था जो उसने महसूस किया था कि जब वह बाई होंग के साथ थी। ये कैसा है? क्या ये सच है? होंगलुआन की आवाज बहुत ठंडी थी। जो लोग स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट करने आए थे उन्होंने इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और बार बार जवाब दिया, महामहिम, हमने पहले ही इसका परीक्षण किया है और पाया है कि तांग सैन के पास कुछ जादुई शक्ति है। वह मेरी अकादमी के कौशल से भी परेशान नहीं है और ऐसे लोग थे जो हमारे सामने उसे मारने गए जो ये भी साबित कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सकारात्मक जवाब पाने वाले होंगलुआन ने भी थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि श्रीबाई ने मुझसे झूठ नहीं बोला। विज्ञापन। इस तरह की अभिव्यक्ति दिखाते हुए उनके सामने महिला युद्ध भगवान को देखकर इन बुजुर्गों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक भूत देखा हो। बेशक स्मार्ट अधीनस्थों को समझना चाहिए कि क्या देखा जा सकता है और क्या याद किया जा सकता है। बस जब उन्होंने कुछ भी नहीं जानने का नाटक किया तो होंगलुआन ने अचानक पूछा, क्या आपको तांग सैन के आसपास के अन्य लोगों की स्थिति का पता चला है? क्या कुछ असामान्य है? बॉस ने बात की और बुजुर्गों में से एक ने तुरंत आगे कदम बढ़ाया और जवाब में झुका। सर, उन लोगों में जियो वू नाम की एक लड़की है जो एक रूपांतरित दानव जानवर है, लेकिन उसकी ताकत बेहद कमजोर है और तांग सैन के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, इसलिए शायद वह एक अच्छी सफलता बिंदु है। उद्धरण चिन्ह। इस नाम को सुनकर होंगलुआन की टकटकी धीरे धीरे दूर हो गई और उसने कहा, जियो वू। उसी समय जो छात्र प्रवेश के लिए योग्य थे उन्हें एक वर्ग में इकट्ठा किया गया था। भविष्य के लिए हलचल भरी भीड़, गर्म चर्चा और आकांक्षाएं हैं जो इन नवागंतुकों को इस क्षण में दिखते हैं। वे पहले से ही अकादमी की पेचीदगियों को समझ चुके थे और इस क्षण से वे क्लिक्स और गुट बनाने लगे। उनमें से कुछ पुरानी ताकतों में जल्दी शामिल हो गए, जबकि अन्य निडर थे और अपना गुट स्थापित करना चाहते थे। ऐसे छात्र भी हैं जो अपने आप में मजबूत हैं और कुछ जो एक ही ताकत से आते हैं। वे सभी शान अकादमी में प्रवेश करने वाले हैं जो एक नदी की तरह है, और वे नदी की अनगिनत सहायक नदियां हैं जो मजबूत हो सकती हैं या सूख सकती हैं। भीड़ के बीच कई चेहरे भी हैं जो सभी को याद किए जाते हैं क्योंकि वे लोग कम या ज्यादा अद्वितीय हैं। देखो, वह ली एकसुन है, किनारे से निश्चित मजबूत व्यक्ति। यह वर्जित है। एक बार ली एकसुन और उसके आदमी अकादमी में प्रवेश करते हैं, वे निश्चित रूप से एक अग्रणी बल बन जाएंगे। वह है बकवास। क्या आपने नहीं देखा कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं? वे सभी वांजी नीलामी से हैं। उद्धरण चिन्ह। हो, सनरेन ली के लोग अकादमी में आ रहे हैं। किसने कहा कि यह नहीं था? ओह, मुझे लगता है कि मैंने यान परिवार को देखा। कौन सा यान परिवार? धिक्कार है। कौन सा यान परिवार हो सकता है? ये यान परिवार होना चाहिए जो मास्टर बाई के शिष्य बनने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो गया। हमेशा अन्य लोगों के बारे में गपशप के बारे में बहुत भावुक, लेकिन इस भीड़ के बीच संकी लोगों का एक समूह है। ये तांग सैन और उसका समूह है। उनकी कम क्षमता ने भी दूसरों को ये सोचा कि वह अकादमी द्वारा काम पर रखा गया एक अप्रेंटिस था। विज्ञापन। दाई मुबाई और अन्य लोग पहले से ही असहज महसूस कर चुके थे। उनके आसपास के लोगों से अजीब लग रहा था, लेकिन तांग सान ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं भी अपने दिल में महसूस करता हूं कि मैं उनके समान व्यक्ति नहीं हूं। आखिरकार उन्हें कई बुजुर्गों द्वारा वापस पीछा किया गया जो उनकी असाधारणता को दर्शाता है। जैसा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा था, तांग सान मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुस्कुरा सकता है। छात्र जो पहले से ही तांग सैन और उनके समूह के बारे में उत्सुक थे ने भी एक दूसरे को देखा। ये बेवकूफ क्या हंस रहा है? मुझे नहीं पता। क्या जियो यान ने उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाया? हमारी अकादमी ने क्लीनर कब किराए पर लिया, अन्यथा वे क्यों आएंगे? मैं क्यों जाना चाहता हूं और उसे चेहरे पर एक बड़ा थप्पड़ देना चाहता हूं। जैसे ही हर कोई चर्चा कर रहा था, एक खूबसूरत महिला अचानक तांग सैन के सामने आई। इस समय हर कोई महिला की सुंदरता से आकर्षित हो गया और यहाँ तक कि अपनी लार को अनियंत्रित रूप से निगल लिया। अपनी नाक में प्रवेश करने वाली खुशबू को महसूस करते हुए तांग सान अपनी मूर्खतापूर्ण मुस्कान से अपने होश में वापस आ गया और बस उस महिला को उसके सामने मुस्कुराते हुए देखने के लिए हुआ। एक आदर्श चेहरा देखने में आया और उसकी इंद्रियां लगातार दूसरे पक्ष द्वारा उत्तेजित हुई। इस समय तांग सैन ने उत्साह का एक उछाल भी महसूस किया। इस समय महिला ने थोड़ी झपकी ली और नर्म आवाज में बात की, हेलो, मेरा नाम वेंग है। क्या आप भी इस बार एक नए छात्र हैं? तांग सैन आवाज से जागृत जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मेरा नाम तांग सान है। हेलो सहपाठी हुयंग। जब आसपास के लोगों ने सुना कि यह आदमी वास्तव में एक छात्र था तो वे सभी बेहद हैरान अभिव्यक्ति दिखाए। यह आदमी भी योग्य है। मैं छायादार सौदे की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। इससे पहले कि कोई भी चिल्लाना शुरू कर सकता, एक और महिला एक बेहोश खुशबू का उत्सर्जन करती है, तांग सान तक चली।
गई। दूसरों से अलग क्या था कि यह महिला अकादमी की वर्दी पहन रही थी। बस इस समय किसी ने उस व्यक्ति की पहचान को पहचान लिया जो आया था। यह वरिष्ठ यूयू है। शेंग यूयू, जिनकी पहचान को मान्यता दी गई थी, ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वेन के साथ झलकियों का आदान प्रदान करने के बाद उसने तांग सान को अपनी टकटकी लगा दी। तांग सैन की पूरी तरह से क्लूलेस अभिव्यक्ति को देखते हुए उनके मुंह के कोनों ने दोनों को एक आदर्श चाप आकर्षित किया। हाँ, ये सिर्फ मास्टर का काम है, गरीब जोकर। विज्ञापन अध्याय 302 पीछा करना। ये साथी छात्र तांग सैन सही होना चाहिए। शेंग यूयू की आवाज बहुत कोमल थी और समय समय पर उसके से निकलने वाली बेहोश सुगंध ने तांग सान को एक पल के लिए उसके मुंह में सूखा महसूस किया, यहाँ तक कि उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। शेंग यूयू बोलते हुए तांग सैन भी अपने होश में वापस आ गया और जल्दी से एक मुस्कान का खुलासा किया जो उसने सोचा था कि वह बहुत कोमल था। हेलो वरिष्ठ बहन, मैं तांग सैन हूँ। तांग सैन के पीछे जियो वू ने तांग सान को देखकर बुरा महसूस किया जो मारा जा रहा था। हालांकि मैं आगे बढ़ना चाहता था और कुछ कहना चाहता था, मैंने किसी कारण से वापस आ गया। तांग सैन, जो एक सौम्य परिवार की बाहों में था, ने भी दोनों के साथ एक सुखद बातचीत की। थोड़ी देर के बाद तांग सैन ने शेंग यूयू और अन्य दो हंसी भी बनाई। इस दृश्य ने नए छात्रों को अपने दांतों को ग्रिट करने के लिए भी बना दिया। लानत है, इस आदमी के पास क्या सही है? यह सही है, वेन भी एक नवागंतुक है। ये समझ में आता है कि वह उस आदमी द्वारा धोखा दिया गया था, लेकिन सीनियर सिस्टर यूयू कैसे कर सकता है? भाइयों, जब हम अकादमी के पास पहुंचते हैं तो चलो उसे हरा देते हैं। ठीक है, मुझे अंदर गिने, उस चीज को काट दें। मैं देखूंगा कि क्या वह अभी भी हंस सकता है। मैं एक मेडिकल छात्र हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि वह रोमांचित हो जाएगा। तांग सैन की अनर्गल मुस्कान को देखते हुए उसके आसपास के छात्रों ने भी सोचा कि उसे कहाँ दफनाना है। अंत में अकादमी का हवाई जहाज आ गया और छात्रों ने एक के बाद एक पर सवार होना शुरू कर दिया। बस इस समय शेंग यूयू छोड़ने वाला था। जाने से पहले शेंग यूयू ने तांग सैन को संत शब्द के साथ एक जैद ताबीज सौंप दिया। जूनियर, आप बहुत दिलचस्प हैं। यहाँ आपके लिए जैद ताबीज है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझसे संपर्क करना याद रखें। ये कहने के बाद शेंग यूयू ने छोड़ दिया, तांग सैन को एक पीठ के साथ छोड़ दिया जो अंतहीन श्रद्धा से भर गया था। जैद तावीज को अपने हाथ में मारते हुए तांग सैन ने महसूस किया कि यह उनका जीवन था। वह जहाँ भी जाता है वह हमेशा आंख को पकड़ने वाला होता है। इस समय उसके चारों ओर फूलों की छाया भी चकित होने का नाटक करती है। वरिष्ठ बहन यूयू ने वास्तव में आपको ये दिया। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, सहपाठी। तांग सैन टिल्डर। जैद तावीज को स्वीकार करने के बाद तांग सैन ने शर्मिंदगी में अपना सिर खरोंच कर दिया। यह मेरी वरिष्ठ बहन से एक तरह का इशारा है, मैं इसे मना नहीं कर सकता। विज्ञापन चलो चलते हैं हुयंग, ये हवाई जहाज पर जाने का समय है। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों एक साथ चले, जिससे उनके आसपास के छात्र बेहद दुखी हो गए। तांग सान को वापस देखकर जियो वो और अन्य लोगों को अकादमी के लोगों द्वारा एक और हवाई जहाज में ले जाया गया। अकादमी के नौकरों का हवाई जहाज इस समय पहले से ही इस समय लोगों के साथ भीड़ है। वे सभी छात्रों के अधीनस्थ हैं और उन्हें दासों का दर्जा दिया गया है। उनके विपरीत अकादमी के छात्र थे जो उज्ज्वल कपड़े पहने हुए थे और चैट कर रहे थे और हंस रहे थे। ये यहाँ गंदा दृश्य के साथ एक तेज विपरीत है। जियो वो और अन्य लोगों ने और भी अधिक असहज किया कि तांग सान ने उन्हें छोड़ने पर उन्हें नमस्ते भी नहीं कहा। शायद उनका जीवन अब से अलग होगा। जियो वू की आंखों में तांग सैन, जो हवाई जहाज पर खड़ा था और उसके बगल में लड़की के साथ बातचीत कर रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था। एक लंबे समय के बाद जियो वू ने आखिरकार बड़ी कठिनाई के साथ दो शब्द बोले। तीसरा भाई। दाई मुंबई और उसके आसपास के अन्य लोगों के लिए वे सभी सूचीहीन दिखे। आने के बाद वे ये भी समझते थे कि दास क्या थे। दासों के पास बोलने के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। यहाँ तक कि अगर छात्र उन्हें मारते हैं या मारते हैं तब तक जब तक उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है तब तक मामला सुलझा लेगा। इस खबर को सुनने के बाद वे कैसे खुश हो सकते हैं? यहाँ जाने के लिए उनके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। आखिरकार उन्होंने पहले सिर्फ एक प्रतियोगिता देखी थी और लगभग बाहर मिटा दिया गया था। अकादमी की सुरक्षा के बिना मैं एक दिन एक गली में मर सकता था जिसमें कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये सब कुछ देखभाल करने वाले लोगों द्वारा देखा गया था और बाद में कई लोगों को पुरस्कृत किया गया था। यहाँ तक कि हांगुलुआन को भी ऐसी जानकारी मिली, लेकिन उसके लिए ये भी अच्छी खबर है। ऐसा लगता है कि श्रीबाई ने जो कहा वह वास्तव में सच है। जानकारी प्राप्त करने के बाद हांगुलुआन ने धीरे से बात की। उसके बगल में परिचय थोड़ा हैरान था और अवचेतन रूप से पूछा, सर, इसका श्रीबाई के साथ क्या लेना देना है? जब हांगुलुआन ने अपने अधीनस्थ से सवाल सुना तो उसने हवा नहीं दी। आखिरकार खबर बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। उसकी टकटकी धीरे धीरे तब तक चली गई जब तक कि वह तांग सान के बगल में हुआ यंग पर रुक नहीं गया। विज्ञापन। पवित्र सम्राट ने पहले ही मास्टर बाई की सेवा की है और इसलिए उनकी बेटी है। यहाँ तक कि वनहुआ टॉवर के शिष्टाचार भी स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़े गए हैं। श्रीबाई जो चाहते हैं वह जादुई कौशल नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जिसने जादुई कौशल बनाया है। तांग सान के पक्ष द्वारा शेंग यूयू और हुआयन को छोड़कर बस ये साबित होता है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि एक मात्र रैंक 0 खेती करने वाला अपना एहसान हासिल कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। हांगलुआन के बारे में बताए जाने के बाद उसके आसपास के नौकरों ने भी ऐसा ही है का एक नजर दिखाया। फिर परिचारक मदद नहीं कर सकता, लेकिन श्रीबाई वास्तव में शीर्ष से हैं। हम जो पीछा करते हैं वह कभी भी समान स्तर पर नहीं होता है। ये सुनकर हांगलुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गई। जब एयरशिप ने उड़ान भरी तो हांगलुआन, जो उसके कमरे में लौटने वाला था, अचानक एक सवाल पूछा, क्या ये फिर से दिखाई देने वाला है? उसके पीछे के परिचय ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ सर, सभी प्रमुख बलों की युवा पीढ़ियां वहां प्रवेश करने की तैयारी कर रही हैं। हांगलुआन, जो जवाब जानता था, ने बहुत कुछ नहीं कहा। वह चारों ओर मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। अकादमी की टीम ने इसे बंद करना शुरू कर दिया और जिन नवाचारों के पास अपने सपने और भविष्य को ध्यान में रखते थे वे भी बहुत उत्साही थे। यहाँ तक कि तांग सान एक ही था, उसके पीछे हवाई जहाज पर उम्मीद की आंखों को नोटिस नहीं कर रहा था। उसी समय अधिक से अधिक सीमांत बल यहाँ आ गए हैं पिछले कुछ महीनों, और स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को एक अच्छा बैकअप नहीं मिला है। कुछ लोगों ने भी अपनी ताकतें स्थापित की हैं, लेकिन क्या वे बने रह सकते हैं? ये एक और मामला है। प्रचुर मात्रा में लकड़ी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक छोटी सी दुनिया में एक अव्यवस्थित आकृति जल्दी से भाग रही थी।
भागते समय समय पर उसके पीछे देखता रहा, जैसे कि कुछ भयानक उसका पीछा कर रहा हो। अंत में जैसा कि उसने फिर से चारों ओर देखा, ठंडी रोशनी का एक फ्लैश दिखाई दिया और उसके पूरे शरीर में तुरंत गिरने का संकट फैल गया। पर निर्भर आदमी चिल्लाया और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रभाव बल ने उसे सीधे जमीन में दस्तक दी। जब धूल जम गई तो वह आदमी अत्यधिक भय में चट गया और उस व्यक्ति को देखा जिसने उस पर हमला किया था। जब उसने चमकदार गंजे सिर, तिरस्कारपूर्ण दाढ़ी और सादे स्वेटपैंट और बनियान को देखा तो आदमी की पहचान स्पष्ट थी। एक कुल्हाड़ी, एक आरी, एक बंदूक, तुम हो बाल्ट कियांग। ये देखकर कि इस व्यक्ति ने उसे पहचाना, गुआंग तो कियांग ने हल्के से कहा, अपना असली रूप दिखाएं या आप आज मर जाएंगे। विज्ञापन अध्याय 303 अशांति। क्या आप वास्तव में मुझे आज जाने नहीं दे सकते? बाल्ट कियांग, जब वह बाहर जाता है तो दुनिया के तरीके क्या मायने रखते हैं? अगर आप आज मुझे मारते हैं तो कोई कल मेरा बदला लेगा। लड़ना और मारना, ये कितना अंतहीन है। तू आपके बारे में कैसे और मैंने अपने ग्रजेस को अलग रखा और मैं आपको एक दिन चुकाऊंगा। वह आदमी अभी भी इस समय संघर्ष कर रहा था, लेकिन गुआंग तो कियांग की आंखों में वह सिर्फ एक बात करने वाली लाश थी। जब उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी को अपने हाथ में उठाया तो आदमी की आंखें बदल गईं और बेहद भयंकर हो गईं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं आज मर जाऊं तो मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आज कौन मारता है। वह आदमी गुस्से में दहाड़ गया और उसका पूरा शरीर सूजने लगा। एक के बाद एक शाखा उसकी उंगलियों से बाहर निकल गई और उसकी पूरी त्वचा फट गई। उसके असली चेहरे को प्रकट करते हुए फाड़ दिया गया। एक पेड़ की आत्मा जिसने खेती में बड़ी सफलता हासिल की है। इस समय उसका शरीर अभी भी विस्तार कर रहा था, यहाँ तक कि उस बिंदु पर भी जहाँ एक ही पेड़ एक जंगल बना सकता था। लेकिन उसके विपरीत गंजे खून की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और वह भी थोड़ा उत्साहित था, खासकर जब पेड़ की आत्मा के सच्चे शरीर को देखते हुए वह समय समय पर एक प्रशंसनीय रूप को प्रकट करेगा। हाँ, ये वास्तव में अच्छा है। क्या एक सुंदर देवदार का पेड़ है। पेड़ की आत्मा, जो इस लुक से लगभग भयभीत थी, अब गंजे आदमी की ओर बढ़ गई। चलो भी। जब पेड़ की आत्मा ने अपनी सारी ताकत के साथ विस्फोट किया, यहाँ तक कि इस दुनिया की विश्व चेतना ने भी अपने कंबल को कस दिया। ट्री स्पिरिट का हमला बाल्ट किंग के चमकदार गंजे सिर को छूने वाला था, जैसे कि सब कुछ का परिणाम तय होने वाला था। लेकिन अगले दूसरे पेड़ की आत्मा को केवल उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश महसूस हुआ और एक ठंडी रोशनी उस पर एक छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए लग रही थी। दरार, एक स्पष्ट ध्वनि जोर से आकाश के माध्यम से गूंजने के लिए ड्रॉइड की कमर से आई थी। फिर पेड़ की आत्मा की बेहद भयभीत आंखों में उन्होंने देखा कि उनका निचला हिस्सा पीछे छोड़ दिया गया था, जबकि उनका ऊपरी शरीर एक ढहने वाली इमारत की तरह गिर गया था। और यह सब क्या हुआ? बस एक प्रतीत होता है। एक लंबरजैक कुल्हाड़ी। जब उसकी चेतना धुंधली हो गई तो पेड़ की आत्मा को गंजे की आवाज सुनकर लग रहा था, अपनी ताकत के साथ आप उस जंगल में पौधे लगाने के लिए योग्य नहीं है। पिछले 3 वर्षों में मैंने आपसे अधिक सुंदर पाइन्स को काट दिया है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि अंत में बाल्ट कियांग ने पेड़ की भावना को कोई चेहरा नहीं दिया। जिस समय पेड़ की आत्मा गिर गई, वह 5 पूर्ववर्तियों को एक अपरिचित बूढ़ी औरत द्वारा छीनते हुए देख रहा था। विज्ञापन अब आपकी बारी है। बाल्ट कियांग की पीठ को देखते हुए पेड़ की आत्मा ने आखिरकार अपने अंतिम शब्दों को चिल्लाया, गुआंग तो कियांग, मैं वहां नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लकड़ी की आत्माएं आपको जाने नहीं देंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पेड़ की आत्मा की प्रतिभा गायब हो गई और इसका विशाल शरीर जमीन पर भारी पड़ गया। अनंत जीवन शक्ति पृथ्वी में अनुमति देती है। अनगिनत हरे रंग के अंकुर मिट्टी से उभरने लगते हैं, सूर्य में बास्केट करते हुए। पेड़ की आत्मा की मृत्यु हो गई और उसका शरीर क्षय हो रहा था, लेकिन उसके आसपास नया जीवन पैदा हो रहा था। ये सब देखने के बाद बाल्ट कियांग की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली, क्योंकि यह उसका जीवन है। बाल्ट कियांग ने अपनी कुल्हाड़ी को दूर करने के बाद जो व्यक्ति उस पर नजर रख रहा था, वह भी दिखाई दिया। हाँ, इस बार मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूँ। जब उन्होंने आगंतुक को देखा तो गुआंग टू क्यूआईएनजी बहुत उत्साही नहीं था। आखिरकार वे सिर्फ सहयोगी थे। इस समय आदमी ने भी जानकारी का एक टुकड़ा निकाला। ये दिखाई देने वाला है। उच्च अपने आप को वहां जाने के लिए कहा। यह आपकी प्रसिद्धि की शुरुआत होगी। जानकारी प्राप्त करने के बाद गुआंग टो कियांग ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऊपर उल्लिखित कुछ लोगों को भी देखा। ये लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। यह अधिक चुनौतीपूर्ण है अगर यह मजबूत है ना? दोनों के बीच बातचीत अचानक समाप्त हो गई। जानकारी एकत्र करने के बाद बाल्ट कियांग ने घूमकर छोड़ दिया। पीठ में स्टाल के लिए अन्य इसे साफ करने के लिए जिम्मेदार हैं। उसी समय बहुत से लोग भी प्रसिद्ध हो गए और उनकी प्रतिष्ठा कुछ विदेशी कौतुकों के लिए हीन नहीं थी। सामने के पृष्ठों पर सुर्खियां लगभग हर दिन बदलती हैं। आज कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति को मारता है और कल किसी को खजाना मिलता है। एक और दिन में शायद कोई एक निश्चित संगठन को दबाएगा। खुले समुद्र में जहां तूफान बढ़ रहा है, अनगिनत लोग खुद को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि इस समय खुला समुद्र अब केवल स्वदेशी लोगों की दुनिया नहीं है। उनके बीच कई गिरे हुए हैं। पवित्र स्वर्गीय राजवंश के पवित्र स्वर्गीय जेल के सबसे गहरे हिस्से में एक सुंदर लेकिन अब पागल आदमी एक अजगर बागे पहने हुए लगातार कुछ कर रहा था। उसके चारों ओर जेलर के कई शरीर थे और यहाँ तक कि पास की कोशिकाएं भी खाली थीं। अंत में एक ध्वनि को फिर से सुना गया था और उस ध्वनि ने पहले क्षण में उसका ध्यान आकर्षित किया। भाई, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ हूँ। विज्ञापन। जो व्यक्ति आया था उसकी आवाज बेहद चिढ़ाने वाली थी और वह बंद व्यक्ति की तरफ भी आया था। अपने बड़े भाई की वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए आगंतुक अब उसके चेहरे पर मुस्कान को दबा नहीं सकता था। हा, बड़ा भाई, ओह बड़ा भाई, अब आप किसी देश के भविष्य के राजा कैसे हो सकते हैं? भाई, मुझे नहीं पता कि क्या जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, लेकिन इसने निश्चित रूप से आपको मार डाला। मास्टर बाई भूमि के किनारे पर दानव भगवान के अवशेष को मार रहे थे, लेकिन आपने उनकी सलाह को नहीं सुना और मजे को देखने पर जोर दिया। परिणाम क्या था? जैसा कि आगंतुक ने बात की, उसने अपने बड़े भाई के खून से सना हुआ चेहरा भी पोंछ लिया। बड़े भाई को धीरे धीरे अधिक मानवीय होते हुए देखकर आगंतुक ने थोड़ा सिर हिलाया। ये तुम हो भाई? आप अभी तक यह नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे पिता मास्टर बाई की सेवा में शामिल हो गए हैं और मेरी तीसरी बहन भी उनकी सेवा कर रही है। हमारे शेंटियन का भविष्य पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। अपने बड़े भाई का चेहरा धीरे धीरे ठीक होकर देखकर आगंतुक ने खून से सना हुआ रुमाल अपने हाथ में फेंक दिया। उसने अपने बड़े भाई को देखा जो अपना सिर हिला रहा था।
और उसके सामने मुंबिंग कर रहा था और उसकी आंखों ने समय समय पर क्रूरता का संकेत दिया। जिस तरह उसका दाहिना हाथ उसके सबसे बड़े भाई की गर्दन के करीब हो रहा था, उसके पीछे से एक आवाज ने उसके कार्यों को बाधित कर दिया। आपका महारानी दूसरा राजकुमार। उस आदमी ने रोक लिया कि वह क्या कर रहा था, मुड़ गया और उस व्यक्ति को देखा जो दिखाई दिया। ओह, ये चेन के राजकुमार और प्रमुख जनरल के रूप में निकला। तो यह चाओयांग और यांग शेन है। क्या आप यहाँ मेरे भाई से मिलने के लिए हैं? दूसरा राजकुमार अभी भी मिलनसार लग रहा था और शेन चाओयांग और यांग शेन का सामना करते हुए भी मामूली व्यवहार नहीं करता था। इस समय उन दोनों ने भी उसे झुकाया और उसे ध्यान से याद दिलाया। दूसरा राजकुमार, सबसे बड़ा राजकुमार, अब एबिस द्वारा शापित है और दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। कृपया उससे संपर्क न करें। ये कहने के बाद शेन चाओयांग ने भी कहा, यही आपकी महिमा का मतलब है। निश्चित रूप से इस वाक्य की धमकी के तहत दूसरे राजकुमार ने कोई आपत्ति नहीं बढ़ाई, बस बेहोश मुस्कुराया। अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। आप दोनों मेरे घर आ सकते हैं जब आप स्वतंत्र होते हैं। हम राज्य के मामलों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि केवल प्यार और रोमांस के बारे में बात करेंगे। ये कहने के बाद दूसरे राजकुमार ने छोड़ दिया और शेन चाओयांग और यांग शेन ने उसका पीछा किया। लेकिन उनके जाने के बाद सबसे बड़े राजकुमार, जो पागल अभिनय कर रहे थे, अचानक रुक गए। उसके आसपास की हर चीज को देखते हुए उसके शिष्य इस समय असाधारण रूप से स्पष्ट थे। हवा में सुस्त गंध को सूंघते हुए सबसे बड़े राजकुमार ने भी एक अजीब मुस्कान का खुलासा किया। लेकिन जेलर्स के अगले समूह के पास जाने से पहले वह अपने पागल राज्य में लौट आया दोबारा, मानो पहले कुछ नहीं हुआ था। विज्ञापन अध्याय 304, इविलडॉस को दंडित करना। स्काई जेल के बाहर शेन चाओयांग और यांग शेन ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्होंने दूसरे राजकुमार को देखा था जो पहले से ही छोड़ चुके थे। ऐसा लगता है कि हमारे दूसरे राजकुमार के पास कुछ विचार हैं। आखिरकार सबसे बड़ा राजकुमार अब है। शेंगतियन का भविष्य नहीं है। फिर हम में से जो लोग क्राउन राजकुमार के पीछे खड़े होंगे वे तरल होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? क्यों नहीं? दो लोगों की आवाजें छोटी और छोटी हो गईं जैसे वे चले गए। जेल के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले जेलर ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कुछ चीजें बेहतर भूल जाती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लोग चले गए, जेल में एक हिंसक विस्फोट हुआ। बूम! शक्तिशाली एफ्लो ने तुरंत जेल खोला और बाहर की रखवाली करने वाले सभी जेलरों को मारने से पहले मारे गए थे। यहाँ के विस्फोट ने भी शाही राजधानी में सेना को चिंतित किया और अनगिनत भिक्षुओं ने शेंगतियन के लिए काम किया। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि सबसे बड़ा राजकुमार वहाँ कैद है। भले ही वह अबीस द्वारा शापित होने लगता है, लेकिन वह अभी भी शेंगतियन का सबसे बड़ा राजकुमार है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो शेंगतियन की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खो जाएगी। शेन चाओयांग और यांग शेन, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, विस्फोट के क्षण में वापस आ गया। वह सिर्फ कई हथियारों को अपने आंकड़ों को छिपाते हुए देखने के लिए हुआ। इस समय उन्होंने कई जेलरों को मार डाला था जो लड़ने के लिए बाहर आए थे और अंदर भागने की तैयारी कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर वे दोनों सिर्फ वहां कैसे खड़े होकर देख सकते थे। बी तारांकन 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 डी चला गया है। यांग शेन, शेंगतियन के युवा जनरल, तुरंत बरसक गए। उनके हाथ में एक लंबा चांद ब्लेड कसकर पकड़े हुए और सीधे एक हथियारे को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। जब अन्य हथियारों ने अपने साथियों को मृत देखा तो उन्हें परवाह नहीं थी और जेल की गहराई में भागना जारी रखा। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया, वे चिल्लाते रहे, द पीस ऑफ द वर्ल्ड सागर के लिए, फॉल्न को मार डालो, गिर को मार डालो, गिर को मार डालो। ये लोग इस समय बेहद कट्टर थे। भले ही यांग शेन और शेन चाओयांग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। विज्ञापन जब तक वह स्वर्गीय जेल की गहराई तक अपना रास्ता नहीं लड़े और सबसे बड़े राजकुमार से मिले। इस समय उनकी आंखों में एक और तरह का प्रकाश दिखाई दिया। बहुत अधिक सोचे बिना कई हथियारे हाथ में चाकू के साथ कसकर बंद सबसे बड़े राजकुमार की ओर बढ़े। लेकिन ये सब के बाद स्वर्गीय जेल है, अदालत की मौत। शेन चाओयांग ने गुस्से में गर्जना की और एक बेहद गर्म प्रकाश द्वारा चमक गया। कई हथियारे चकमा देने में असमर्थ थे और प्रकाश से मौत को जला दिया गया था जो चमकते सूरज की तरह था। केवल एक व्यक्ति सबसे बड़े राजकुमार के पास आया था, कसाई चाकू को ऊंचा पकड़े हुए, और चिल्ला रहा था, आज हम धर्मी गठबंधन सभी जीवित प्राणियों के लिए चोरों को मार देंगे। वह चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कसाई चाकू किसी के द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित किया गया था और जो उसे रोकता था वह यांग शेन था। यांग शेन, जिन्होंने कई लड़ाइयों के माध्यम से अपने पिता का पीछा किया था, जब वह कसाई के चाकू को पकड़े हुए था तब भी कभी भी डगमगाया नहीं था। इससे पहले कि हथियारे प्रतिक्रिया दे सकते, यांग शेन ने उसे सिर्फ एक हथेली के साथ नीचे ले लिया। हथियारे, जो हथेली से मुश्किल से मारा गया था, खून से बाहर निकल गया और साइड में गिर गया। कोई नहीं जानता था कि वह मर चुका है या जीवित है। इस फैसले को आखिरकार हल कर दिया गया, लेकिन स्काई जेल को अब छेद से भरा हुआ था। आसपास के सैनिक देर से पहुंचे और एक नुकसान में थे जब उन्होंने उनके सामने दृश्य देखा था। कई वर्षों के लिए किसी ने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है कि स्वर्ग राजवंश की स्वर्गीय जेल में परेशानी पैदा करने की हिम्मत है। आज उन्होंने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। आप क्या देख रहे हैं? देखें कि क्या कोई बचे हैं। यदि कोई हो तो उन सभी को दूर ले जाएं। यांग शेन ने गुस्से में चिल्लाया, इन लोगों से जल्दी से काम करने का आग्रह किया। आखिरकार, हालांकि यांग शेन युवा पीढ़ी का है, वह सेना में भी काफी प्रतिष्ठित है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि इस समय यांग शेन अभी भी बहुत गुस्से में था। इस समय शेन चाओयांग भी हथियारे की जांच करने के लिए गए थे जो अभी भी जीवित थे। उन्होंने अपना हाथ लहराया और उन्हें दूर ले जाया। वैसे मैंने अपने लोगों को इस पर नजर रखने की व्यवस्था की। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण सुराग है। इस समय आकाश जेल को देखते हुए शेन चाओयांग की आंखें भरी हुई थीं। जब उसने यांग शेन को उसके सामने देखा तो उसने ये भी पाया कि उसकी आंखों में कुछ गलत था। क्या आपने कुछ देखा? दोनों ने अपने आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से संवाद किया और दोनों को पता चला कि इस बार कुछ गलत था। पूरी जेल में एक भी विशेषज्ञ नहीं है। कई 7वें रैंक हथियारे वास्तव में शाही राजधानी की सुरक्षा की परतों से गुजरे, महल में अनगिनत गार्डों से गुजरे और लोगों को मारने के लिए स्वर्गीय जेल में आए। विज्ञापन, मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर मैंने उन्हें बताया, जब तक कि शेंगतियन में सभी मजबूत पुरुष मर नहीं गए। उनके दिमाग में सभी प्रकार के संदेह के साथ शेन चाओयांग ने सबसे बड़े राजकुमार को देखा, फिर हथियारों में, और यांग शेन को उसके बगल में बहुत ध्यान से कहा,
क्या आपको लगता है कि ये 2 होगा? बकवास मत बोलो, यांग शेन ने उसे सीधे बाधित किया। आखिरकार यह मामला बहुत बड़ा था। बस इस समय एक सैनिक आया और सूचना दी, मेजर जनरल, उनकी रॉयल हाइनेस, ये पुष्टि की गई है कि केवल एक को छोड़कर जो अभी भी जीवित है, अन्य सभी मृत हैं। हमने ये भी उन पर पाया। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद आदमी ने जिंग शब्द के साथ कई टोकन प्रस्तुत किए जो उन पर यांग शेन और अन्य लोगों के लिए छपे थे। टोकन यांग शेन और दूसरों को उठाते हुए याद किया कि आदमी ने अभी क्या कहा था, धर्मी गठबंधन, ये किस तरह का बल है और हमने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना है। यांग शेन को कुछ संदेह था जब शेन चाओंग ने कुछ सोचा था और कुछ दिनों पहले अपने स्टोरेज बैग से एक अखबार निकाला था। उपरोक्त फ्रंट पेज हेडलाइन धर्मी गठबंधन के बारे में है। जब उन्होंने फिर से जानकारी देखी तो शेंग चाओयांग की अभिव्यक्ति बदल गई। एक लंबे समय के बाद उसने धीरे धीरे एक वाक्य कहा, यह एक गंभीर मामला है। जेल के बाहर दूसरा राजकुमार जो एक उच्च मंडप में खड़ा था ने जेल में जो कुछ भी हुआ उसके चेहरे पर बहुत अच्छी अभिव्यक्ति नहीं थी। उसके बगल में एक दफन आदमी था। श्रीर, आप धर्मी गठबंधन विफल रहे हैं। मैंने स्वर्गीय जेल की रखवाली करने वाले मजबूत पुरुषों को स्थानांतरित कर दिया और अधिकांश जेलरों को मिशनों पर भेज दिया, लेकिन आप अभी भी असफल रहे। क्या मुझे संदेह है कि क्या आप, धर्मी गठबंधन, मुझे अपने महान कारण को पूरा करने में मदद करने में सक्षम हैं? दूसरे राजकुमार के स्वर में बहुत शिकायत थी, लेकिन कोई जानलेवा इरादा नहीं था। सीलोर, जो एक तरफ खड़े थे, ने अपनी बाहों को पार किया और दूरी में सब कुछ देखा। एक पल के बाद वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन जवाब दे सकता है। दूसरा राजकुमार, आपने यह नहीं कहा कि यांग शेन और शेंग चाओयांग आज यहाँ होंगे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उस जेल में दमन इतना मजबूत था कि हमारे लोग प्रवेश करने के बाद इतनी जल्दी पकड़े गए। उद्धरण चिन्ह। दूसरे राजकुमार का सामना करते समय भी सी लियोर ने मामूली कायरता नहीं दिखाया। आखिरकार उनकी बाहरी पहचान या आंतरिक गुणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें दूसरे राजकुमार द्वारा भयभीत करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा राजकुमार मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस तरह से डांटने के बाद हंसना। हाँ, मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। चूंकि हम विफल हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि भाई ईसाई किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्दी निकल जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि धर्मी गठबंधन और मैं इस तरह के रिश्ते को बनाए रखना जारी रख सकते हैं। जब मैं भविष्य में सिंहासन पर चढ़ता हूँ तो मैं उस दया को नहीं भूलूंगा जो आपने आज मुझे दिखाया है। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। अध्याय 305 धर्मी गठबंधन। आपकी महारानी सरोर ने छोड़ दिया है। एक युग दूसरे राजकुमार के पास आया और सम्मान से सूचना दी। इस समय दूसरा राजकुमार पहले ही अपनी हवेली में लौट आया था और आकाश जेल की बात दबा दी गई थी। आखिरकार ये शेंगतियन के लिए एक घोटाला भी है। यदि संभव हो तो वे इसे दबा देंगे, यहाँ तक कि जांच भी गुप्त रूप से आयोजित की जाएगी। ये सुनकर कि सिरोर छोड़ दिया गया था, दूसरा राजकुमार बेहोश हो गया। यूनुच को जाने देने के बाद वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और गहरे विचार में अपनी आंखें बंद कर लीं। जब वह कमरे में केवल एक ही बचा था तो दूसरे राजकुमार ने खुद से बात करना शुरू कर दिया। हाँ, आप देखते हैं, धर्मी गठबंधन ने कई 7वें स्तर के योद्धाओं को खो दिया है। क्या यह मेरा दृढ़ संकल्प साबित होता है? दूसरे राजकुमार के शब्द बहरे कानों पर गिर गए और पूरा कमरा अंतहीन चुप्पी में गिर गया। एक लंबे समय के बाद एक अदृश्य कोने से एक सरसराहट की आवाज सुनी गई। आपने हमें क्यों चुना? प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद दूसरे राजकुमार की आंखें गहरी उत्तेजना दिखाने लगी और यहाँ तक कि उसके हाथ और पैर भी थोड़ा कांप रहे थे। दूसरे राजकुमार ने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, एक लंबी सांस ली और फिर जल्दी से जवाब दिया। मेरे पिता ने बाई होन को अपने बैकर के रूप में चुना है, इसलिए ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। भले ही मैं अपनी तीसरी बहन को गुलाम बनने के लिए भेजूं, हालांकि ये बैकिंग स्थिर नहीं हो सकता है। केवल आप भविष्य के विश्व सागर के एकमात्र स्वामी हैं और यहाँ तक कि परे, इसलिए मैंने पहले अपना रवैया क्यों व्यक्त नहीं किया। शेंटियन के भविष्य के सम्राट के रूप में मुझे निश्चित रूप से अपने लोगों के लिए एक रास्ता खोजना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? दूसरे राजकुमार के जवाब के कारण काली छाया एक अजीब चुप्पी में गिर गई। एक लंबे समय के बाद छाया ने धीरे धीरे उत्तर दिया, आपने अपने बड़े भाई को उस राज्य में बदल दिया और पूरे शेंटियन को हमें बेच दिया। आप वास्तव में हमारे लिए एक आदर्श मैच हैं। आवाज गायब हो गई और केवल एक बीज वहां रहा और बीज में सबसे बड़े राजकुमार की उपस्थिति थी। उसने बीज को अपने हाथ में ले लिया, उसे ध्यान से रगड़ दिया और जब उसने छवि को उस पर उकेरा गया तो दूसरे राजकुमार ने आखिरकार सबसे ईमानदार मुस्कान का खुलासा किया। भाई, तुम मुझे समझोगे, है ना? जब से हम छोटे थे तब से मैं हमें भाइयों और बहनों की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए इस बार कृपया मेरी रक्षा करना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। दूसरा राजकुमार बीज के साथ खेला, फिर धीरे से बीज पर अपना सिर आराम करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी याददाश्त बहुत पहले नहीं हुई थी। विज्ञापन। उस दिन वे सभी एगलैंड में बेहद भयानक दृश्य से आकर्षित थे। जब बाई होंग को रोकने में विफल रहने वाली लहरें बाहर आ गईं, तो पीछे हटने वाले सबसे बड़े राजकुमार को एक हाथ से बाहर धकेल दिया गया और उस हाथ का मालिक दूसरा राजकुमार के अलावा और कोई नहीं था। इसे याद करते हुए दूसरे राजकुमार ने एक मुस्कान दिखाई। दूसरी ओर, क्योंकि स्वर्गीय जेल को नष्ट कर दिया गया था और सबसे बड़े राजकुमार की हत्या लगभग हुई थी, सम्राट शेंगतियन, जो बाई होंग के साथ रहना चाहते थे, को अदालत में लौटना पड़ा। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, वह बहुत बुरे मूड में था, लेकिन केवल बहुत कम संख्या में लोग इस बारे में जानते थे। इस समय केवल यांग शेन, शेंग चाओयांग और अदालत में एक कुबड़ वाला बूढ़ा व्यक्ति था। पवित्र सम्राट, जो सिंहासन पर बैठा था, ने 3 लोगों को देखा, आर्मरेस्ट पर दस्तक दी और फिर सीधे पूछा, ये कैसे है? क्या आपको हत्यारे की उत्पत्ति का पता चला है? ये सुनकर शेंग चाओयांग ने यांग शेन के साथ धीरे धीरे बाहर खड़े होने से पहले झुकना और कहा, महामहिम, प्रारंभिक गणना के अनुसार ये धर्मी गठबंधन था जिसने ये किया था। धर्मी गठबंधन। ये स्पष्ट था कि पवित्र सम्राट को पता नहीं था कि यह किस तरह का बल था। जब वह गुनगुना रहा था, शेंग चाओयांग ने भी एक स्पष्टीकरण दिया, लेकिन इस स्पष्टीकरण ने वास्तव में शेंग तियानहिंग को सिरदर्द दिया। दानव भगवान को शामिल करने वाली अंतिम घटना के कारण लंबे समय से बाहरी सागर में विश्वासियों की एक अंतहीन धारा रही है जो रसातल की शक्ति की पूजा करते हैं। जहां अंधेरा है वहां स्वाभाविक रूप से हल्का होगा। जैसे जैसे दुनिया अलग हो जाती है, कई युवा लड़के और लड़कियां आदर्शों, जुनून, महत्वाकांक्षा के साथ, जो सत्य, अच्छाई और सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और जो नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, सौंदर्य और श्रम पहलुओं
में बड़े पैमाने पर विकसित होते हैं। ये भी उस समय था जब धर्मी गठबंधन का जन्म हुआ था। जिस दिन से यह स्थापित किया गया था वह धर्मी गठबंधन का केवल एक ही लक्ष्य था, जो बुराई को दंडित करना, रसातल के खिलाफ लड़ना और एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण करना था। विशेष रूप से उनके महान नेता हान और अन्य 3 उपनेता, जिन्हें विदेशी सागर के उभरते सितारों के रूप में माना जाता था, उज्ज्वल और चमकते हुए। इससे पहले कि शेन चाओयांग इस बारे में डींग मारते रह सके कि कैसे उन 4 लोगों ने उन गुणों का प्रदर्शन किया जो नए युग के युवाओं को होना चाहिए, शेन तियानहिंग पहले से ही अधीर हो गए थे। चाओयांग, तुम सिर्फ मुझे क्यों नहीं बताओ कि उनके पिता कौन है और उनके पीछे कौन है? पवित्र सम्राट ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। ये किसी का बेटा होना चाहिए जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए बाहर आया। क्या इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता है? परिणाम जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, शेन चाओयांग ने उन्हें बताया कि उन्हें क्या पता चला है। महामहिम धर्मी गठबंधन के नेता हान यिन को एक प्रमुख परिवार से कहा जाता है और इस बार हत्या करने वाले हत्यारे उसके सभी करीबी हैं अनुयायी। तीनों उपनेता जुजजियू, शेन किंग और सी लुओर हैं। विज्ञापन उनकी पिछली पहचान लगभग अमान्य है और उनकी वर्तमान पहचान इस बात की बात करते हुए शेन चाओयांग को किसी चीज से डर लगता था और उसने जोर से ये कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन पवित्र सम्राट के पूछताछ करने वाले टकटकी का सामना करते हुए शेन चाओयांग ने आखिरकार अपने दांतों को पीस दिया और कहा, जुगेजियू और शेन किंग श्रीबाई के शिष्य बन गए हैं और सी लुओर राजकुमार की पार्टी की योंगचू शाखा में शामिल हो गए हैं। इसलिए शेन चाओयांग का अर्थ स्पष्ट है, उन सभी के पीछे बड़े बॉस हैं, इसलिए इस मामले की जांच करना मुश्किल है। पवित्र सम्राट, जो ये जानता था, भी स्तब्ध था और माहौल एक पल के लिए बहुत अजीब हो गया। जांच ने मेरे बॉस को कैसे जन्म दिया? तभी वह बूढ़ा आदमी जो हर समय चुप था, आखिरकार वह चौंका देता था। महामहिम, मुझे कुछ कहना है। बस इस समय पवित्र सम्राट शाप देना चाहता था और बूढ़े व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, लेकिन ये देखते हुए कि बूढ़े व्यक्ति के पास वास्तव में कुछ कहना था, पवित्र सम्राट ने उसे सामना करने की अपनी इच्छा को थोड़ा दबा दिया। बोलने के लिए उसे थोड़ा संकेत देने के बाद पवित्र सम्राट भी सोच रहा था कि क्या करना है। अनुमति पाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। महामहिम, मेरी विनम्र राय में इस मामले का मास्टर बाई से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। ये सुनकर पवित्र सम्राट ने परेशान किया। क्यों? बूढ़े आदमी ने अपने धूल भरे कपड़े सीधे किए और धीरे धीरे बोलने लगे। महामहिम, हालांकि इन तीनों ने इसे शीर्ष पर बना दिया है, वे हमेशा श्रीबाई और अन्य लोगों के लिए बाहरी होंगे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उन्होंने अभी तक अपने मूल्य का प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए अब वे जो कुछ भी करते हैं वह है उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए। आपकी महिमा, आपको पता होना चाहिए कि केवल एक चीज जो श्रीबाई और अन्य लोगों को रुचि दे सकती है, शायद अबीस है। यदि हम रसातल के बीच और बाहरी समुद्र में गिरे हुए लोगों को खत्म कर सकते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, इसलिए वे उसे जाने नहीं देंगे, भले ही वह उसका रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस हो। इस बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत सभी के दिमाग को खोल दिया। पवित्र सम्राट के रूप में इसने उनके दिमाग को भी खोल दिया। अगर मैं अपने सबसे बड़े बेटे को पहले से मारता हूं तो न केवल उन युवा पीढ़ियों के प्रयास व्यर्थ होंगे, बल्कि यह एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। यह नहीं है एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डालो। विज्ञापन अध्याय 306, एक संगठन, 4 नेता, 3 अंडरकवर एजेंट। धर्मी गठबंधन, जिसके बारे में पवित्र सम्राट और अन्य लोगों द्वारा बात की जा रही थी, इस समय भी एक अजीब बैठक में थी। शेन किन्फे, क्या आपने मेरे बारबेक्यू को चुरा लिया है? 7 कटार गायब हैं। जियू, ये ठीक है, मेरे पास अभी भी कुछ और है। मेरा खाओ। स्रोअर, तुम बस वापस आ गए और तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। ये ठीक है किंग, आप मेरे साथ यहाँ बैठ सकते हैं, मैं एक और कुर्सी ले जाऊंगा। जूश, जियू, ये खाता सही नहीं लगता है। क्या आपने किकबैक लिया और अपने लिए कुछ छोड़ दिया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं हर दिन हमारे धर्मी गठबंधन के लिए दौड़ता हूँ, तो कुछ कड़ी मेहनत का भुगतान करने में क्या गलत है? ठीक है, सबसे खराब आप इसे मेरे वेतन से काट सकते हैं। ये वास्तव में बहुत अजीब है। ये बस ईमानदार लोगों को बदमाशी कर रहा है। बारबेक्यू टेबल पर उनमें से 4 अभी भी परेशान थे और किसी ने भी क्राउन प्रिंस शेंटियन की हत्या का उल्लेख नहीं किया। अंत में जब उन्होंने लगभग खाना समाप्त कर दिया तो हमारे भोले हान यिन ने पूछा, ठीक है, शेंगतियन के सबसे बड़े राजकुमार एक गिर गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? चूंकि हान यिन ने बात की है, इसलिए अन्य 3 सुनने का नाटक नहीं कर सकते। आखिरकार यह उनका महान नेता हान है। इस कार्य को करने वाले व्यक्ति के रूप में सी लुओर ने धीरे धीरे अपने हाथ में कटार को नीचे रखा, फिर हान यिन की टकटकी का सामना किया और कहा, शेंगतियन के दूसरे राजकुमार ने विश्व सागर में शांति के लिए अपने रिश्तेदारों को आदेश को बहाल करने और मारने का फैसला किया, इसलिए वह हमारा अंडरकवर एजेंट बनने के लिए तैयार है और हमें गिरने को खत्म करने में मदद करता है। यह अफसोस की बात है कि हत्या का प्रयास विफल हो गया। मुझे लगता है कि सबसे बड़े राजकुमार के आसपास के गार्डों को मजबूत किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर एसा रोयल ने एक बहुत ही उपयुक्त वाक्य जोड़ा, अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेंगतियन गिरे हुए हैं और दुनिया की शांति के बारे में देखभाल करने का कोई इरादा नहीं है। ये केवल एक अक्षम्य अपराध है। उद्धरण चिन्ह। शेन किंगे और जुजजियू ने भी सिर हिलाया। सेउन के दृष्टिकोण, उनके बॉस और रसातल नश्वर दुश्मन हैं, इसलिए गिरे हुए दुश्मन भी हैं। और हान यिन के लिए गिरने वाले को छिपाना जो अब बचाया नहीं जा सकता था, विश्व सागर के लिए एक विश्वासघात था। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि परिणामस्वरूप उनके लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। विज्ञापन। लेकिन हान यिन एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सबके बाद दाने से काम करता है। मुझे पता है कि इस मामले को जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे संगठन का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत करें जो न्याय को बढ़ाता है। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ में कटार को नीचे रखा, फिर खड़े होकर अन्य 3 लोगों से कहा, आप में से 3 चलो अभी के लिए ग्रैंड प्रिंस शेंगतियन के मामले को एक तरफ रख देते हैं। मुझे जो पता है उस जगह को खोला जाने वाला है। शायद हम वहां अधिक समान विचारधारा वाले और भावुक युवा लोगों को पा सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी ताकत को बनाए रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? यद्यपि हान यिन गठबंधन के नेता हैं, वह एक की तरह काम नहीं करता है, अन्यथा वह उनके साथ चीजों पर चर्चा नहीं करता होगा। सौभाग्य से उन तीनों के पास कोई अन्य आपत्ति नहीं थी और सभी सहमत थे। हान यिन इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। 3 लोगों को अलविदा कहने के बाद वह काम पर वापस चला गया। आखिरकार वह गठबंधन का नेता है और सब कुछ उसके कंधों पर है।
जो लोग सक्षम हैं वे अधिक काम करना चाहिए। हान यिन के प्रस्थान को देखते हुए शेन किंगे के भाव और अन्य दो अंत में बदल गए। इस समय शेन किंगे बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। हत्या का प्रयास विफल हो गया, इसका मतलब है कि हान यिन संदिग्ध नहीं होगा। सी लोअर, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या ये राजकुमारियों द्वारा एक व्यवस्था है? दूसरी तरफ सी लोअर ने कटार को खाना जारी नहीं रखा, लेकिन एक उदासीन रवैये के साथ जवाब दिया, हाँ, शेन टियन का दूसरा राजकुमार वास्तव में मेरा अंडरकवर एजेंट है, लेकिन शायद वह किसी और का अंडरकवर एजेंट भी है। आपका क्या मतलब है? शेन किंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी संकुचित कर दी और सी लोअर को देखा। शेन किंगे के सवाल का सामना करते हुए सी लोअर ने इससे बचने नहीं किया, लेकिन उसकी तरफ देखा। व्हाइट टाइगर हॉल शेन टियन के बहुत करीब है, शायद यह इस बार मिस्टर बाई है। बॉस, इससे पहले कि सी लोअर अपने शब्दों को खत्म कर पाता, शेन किंग ने पहले ही अपनी गर्दन पर तलवार डाल दी थी। इस समय जूज जियू ने सी लोअर को भी बहुत ही अनफ्रेंडली लुक के साथ देखा। आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन आप जो चाहें नहीं कह सकते। मत सोचो कि प्रिंसलिंग आपकी रक्षा कर सकती है। ऐसी स्थिति में स्रोअर बिल्कुल भी डरता नहीं था, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया। जब आप इस तथाकथित धर्मी गठबंधन में शामिल हुए तो क्या आपके पास कोई अन्य इरादे नहीं है, या आप जो खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं उसे वापस भेजने में विफल रहे? विज्ञापन। ये जिस तरह माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो रहा था, हान यिन, जो दूर नहीं गया था, अपनी बाहों में चिकन पंखों के एक समूह के साथ वापस आया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। मेरे पास अभी भी मुर्गियां हैं। आप क्या कर रहे हो? आप तलवारें और बंदूकें कैसे कर रहे हैं? हम एक टीम हैं, एक टीम क्या चल रही है? ये देखकर हान यिन ने भी जल्दबाजी की। उसकी आंखों में अभी भी एक स्पष्टता थी जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया द्वारा प्रदूषित नहीं थी। कुछ लोग जो नहीं जानते थे कि हान यिन इतनी जल्दी क्यों वापस आए, थोड़ा शर्मिंदा थे, लेकिन सौभाग्य से वे मूर्ख नहीं थे और उनके दिमाग ने जल्दी से काम किया। ओह, मुझे लगता है कि मेरी तलवार बारबेक्यू स्कैवर्स बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए सोरा को इसका स्वाद लेने दें। हाँ हाँ, ये बात है। हाँ हाँ, हान यिन, जल्दी करो और उस पर चिकन पंखों को चिपकाने की कोशिश करो। उन तीनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और जल्द ही वातावरण बहाल कर दिया गया। अगर किसी और ने ये सुना तो उन्हें निश्चित रूप से संदेह होगा, लेकिन हान यिन कौन है? वह एक ऐसा भोला व्यक्ति है, क्या अधिक है, उसकी आंखों में उसके सामने के तीन लोग उसके करीबी दोस्त हैं, जिस तरह से उसे कभी धोखा नहीं दिया जाएगा, इसलिए वह यह मानता था। ओह, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? चलो मेरी गुप्त नुस्खा आजमाओ। जैसा कि उन्होंने कहा कि हान यिन ने सॉस से ढके चिकन विंग को शेन किंगे की तलवार में डाला। इसने शेन किंगे को स्तब्ध कर दिया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वापस आ गया। क्रिस्टल स्पष्ट तलवार को चिकन पंखों के साथ सॉस के साथ टपकने के साथ लटका दिया गया था। शेन किंगे को छोड़कर मौजूद चार लोग अच्छे मूड में थे। बस जब चार लोग मजे कर रहे थे और शांति से रह रहे थे, एक भिक्षु स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए आया था। गठबंधन नेता, कुछ हुआ? हेजिस रेस्तरां की हम निगरानी कर रहे हैं। आज सुबह के शुरुआती घंटों में बड़ी संख्या में मजबूत पुरुष इकट्ठा हुए और वेन रेनली को जबरन पकड़ने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। आने वाले व्यक्ति की आवाज ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया। इस स्थिति का सामना करते हुए चार लोगों ने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। आखिरकार वेन रेनली के हाथ में एक एबिस बीज है। यदि वह एक सीमांत क्षेत्र में होता तो शायद कोई भी उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन ये कहाँ है? खुला समुद्र। मजबूत पुरुषों की गुणवत्ता और मात्रा का मतलब था कि वेन रेनली इतनी आसानी से इस घेरने से बच नहीं पाएंगे। दक्षिण कोरिया और भारत के लिए ये एक शानदार अवसर भी है, जो दुनिया के समुद्रों से समुद्री डाकू को खत्म करने का एक अच्छा अवसर है। वह कभी भी रसातल के बीज को खुले समुद्र में जड़ और अंकुरित करने की अनुमति नहीं देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, उसे मरना चाहिए। विज्ञापन। अध्याय 307। मुझे नहीं पता कि इसे किस शीर्षक देना है। प्रत्येक रसातल बीज एक शक्तिशाली रसातल का प्रतिनिधित्व करता है जो अभी तक जागृत नहीं किया गया है, और उनकी ताकत कम से कम स्तर 9 है और महान वर्जना स्तर पर कुछ मजबूत भी हैं। ये खबर अब बाहरी सागर के लोगों के लिए एक रहस्य नहीं है, न कि दानव भगवान के अवशेष के अंतिम संकट का उल्लेख करने के लिए उन्होंने घनी पैक एबिस स्ट्रॉन्गमैन की उपस्थिति को भी देखा। ये बस कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही स्तर के साधारण काश्तकार रोक सकते हैं। इसलिए किसी भी रसातल के बीज के लिए अनगिनत लोग इसे नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों के लिए वे जो चाहते हैं वह इन शक्तिशाली हथियारों को अपने हाथों में मजबूती से रखने में सक्षम होना है। उन गिरे हुए लोगों का उल्लेख नहीं करना जो रसातल की शक्ति की पूजा करते हैं। उनके लिए हर रसातल बीज एक पवित्र वस्तु है। इसे बाहरी लोगों के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए विभिन्न कारणों से संचालित कई भिक्षु पहले से ही वेन रेनली के रेस्तरां के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। यहाँ तक कि बहुत से लोग अज्ञात मूल के थे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा रेस्तरां के दरवाजे पर तय की गईं। लेकिन दुर्भाग्य से ये रेस्तरां एक कछुए के खोल की तरह था, और यह अनगिनत बमबारी के बाद मजबूत रहा, जिसने उन्हें बाहर रहने के लिए मजबूर किया। बहुत से लोग भी बाहर अपने स्वयं के टेंट स्थापित करते हैं। रेस्तरां के अंदर ब्लड एंजल खिड़की के माध्यम से बाहर दिखता था और उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लगती थी। ये भी तारांकन सीएच वास्तव में यहाँ है। ब्लड एंजल का टकटकी बाउंटी ध्वज के साथ तंबू पर रहा, विशेष रूप से ध्वज पर अद्वितीय पैटर्न, और यह पैटर्न गिल्ड में सभी के लिए अद्वितीय है और वह इससे बहुत परिचित है। जू यान और जू मियाओ बाउंटी गिल्ड से वे यहाँ भी हैं। इस समय रक्त परी के बगल में खड़े घोस्ट दानव ने अचानक बात की। भूत दानव का चेहरा इस समय पीला था, जैसे कि उसने बहुत अधिक खून खो दिया था, लेकिन उसके आसपास की आभा पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। ब्लड एंजल, जो समझ गया कि दानव ने क्या किया था, शांति से बातचीत को संभाला। हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे सिर बहुत मूल्यवान हैं। यह भाई और बहन भी यहाँ हैं, और जैसा कि उन्होंने बात की, मर्करी गिल्ड का झंडा रक्त स्वर्गदूत की आंखों में परिलक्षित हुआ। और कुछ पुराने दोस्त अब भी नहीं बैठ सकते। मुझे बताओ, क्या वे यहाँ बॉस वेन के बीज चुराने के लिए हैं, या वे आपको खोजने के लिए यहाँ हैं? ब्लड एंजल के शब्दों को सुनकर भूत दानव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस पूछा, पिछली बार जब आपने सहयोग का उल्लेख किया था, तो शायद आप इसके बारे में फिर से बात कर सकते हैं। विज्ञापन। ये सुनकर ब्लड एंजल ने खुशी का संकेत दिखाया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सतर्क रहा, क्योंकि भूत और राक्षस अब वे लोग नहीं हो सकते हैं जिन्हें आप एक बार जानते थे। हालांकि रक्त स्वर्गदूत एक जुआ लेना चाहते थे, खुद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ श्रीबाई के लिए, जिन्होंने उन्हें काम दिया था। ब्लड एंजल ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ रेस्तरां की पिछली रसोई में अपनी टकटकी लगाई।
तो चलो इस बॉस वेन की सच्ची ताकत का परीक्षण करते हैं। रेस्तरां के बाहर बाउंटी गिल्ड के तंबू के अंदर जू यान और जू मियाओ कुछ समाचारों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक लंबे समय के बाद जू मियाओ ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था वह अब मुझसे बात नहीं करेगी। देखो उसने मुझे अवरुद्ध कर दिया है। जैसा कि उन्होंने बात की, जू मियाओ ने जू यान को संचारक पर लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह भी दिखाया। लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह को देखते हुए जू यान ने सिर हिलाया, क्योंकि यह सब अपेक्षित था। आखिरकार आपका सबसे अच्छा दोस्त इनाम के लिए अपने सिर का उपयोग करना चाहता है। यदि यह मैं होता तो मैं आपको अवरुद्ध करने से पहले निश्चित रूप से आपको डांटूंगा। जू मियाओ ने संचारक को दूर रखा और उदासीन लग रही थी, अपने कंधों को हिलाया। भाई, यह एक बड़ा आदेश है। अगर हम इसे प्राप्त करते हैं तो हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि जू मियाओ ने कहा, उन्होंने तंबू के पर्दे को भी उठा लिया। अपने आस पास के भिक्षुओं को देखा जो लड़ने के लिए तैयार थे और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक सवाल पूछ सकते थे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे फशेंग नामक उस आकस्मिक कल्टीवेटर ने इतने सारे आकर्षक खजाने के साथ आए। बाहरी सागर के इतने शक्तिशाली लोग पाई का एक टुकड़ा साझा करने के लिए तैयार हैं। ये दर्शाता है कि वह वास्तव में अपने भाई से प्यार करता है। उद्धरण चिन्ह। इस समय जू यान भी उसके पास चला गया, बाहर सब कुछ देखा और लापरवाही से जवाब दिया। आखिरकार तियानजुन को घोस्ट दानव द्वारा लगभग मार दिया गया था और रक्त स्वर्गदूत भी साथी थे। एक योग्य भाई के रूप में कोई रास्ता नहीं है कि मैं उन्हें जाने दूंगा। इस समय जू मियाओ अचानक घूम गया और मुस्कुराया। भाई, अगर एक दिन मेरे साथ कुछ होता है तो क्या आप मेरा बदला लेने के लिए अपनी खुद की पारिवारिक संपत्ति का भी उपयोग करेंगे? अपनी बहन को इस तरह देखकर जू यान ने जू मियाओ के सिर पर हाथ रखा और उसे कुछ समय रगड़ दिया। इसके बारे में भी मत सोचो। मैं एक पत्नी को खोजने में मदद करने के लिए अपने परिवार के भाग्य पर भरोसा कर रहा हूँ। यदि आप मर जाते हैं तो कृपया अपने सपनों में मेरे पास आएं और मैं आपके लिए अधिक पेपर मनी जलाऊंगा। इस तरह के जवाब प्राप्त करने के बाद जू मियाओ बहुत दुखी लग रहा था। विज्ञापन। उसने अपना सिर घुमाया और जू यान को नजरअंदाज कर दिया। जू मियाओ ने अपना सिर घुमाया और जू यान की आंखों में मुस्कान नहीं देखी। एक बड़े भाई के रूप में वह अपने छोटे भाई बहनों के लिए कैसे अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ भाड़े के गिल्ड टेंट में यान बिंग उच्च अंत कपड़े पहने और दोनों हाथों से उसकी ठुड्डी का समर्थन करते हुए दुखी लग रहे थे। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या होगा अगर कोई लड़ाई टूट जाती है और मुझे दुर्घटना से चोट लगती है? मैं अभी तक गिल्ड का सीईओ नहीं हूँ। नहीं, मैंने एक सुंदर अमीर महिला से शादी की है। नहीं, मैं अपने जीवन के चरम पर पहुंच गया हूँ। नहीं, मुझे यहाँ से निकलने का एक रास्ता खोजना होगा। जिस तरह यान बिंग मंथन कर रहा था, उसी तरह एक छोटा भाई आया। बॉस, आपके निर्देशों के अनुसार हमारे लोग वापस ले लिए गए हैं। अब हमें पता नहीं है कि रेस्तरां के आसपास क्या चल रहा है। ये सुनकर यान बिंग ने भारी सिर हिलाया। ठीक है, अच्छा किया। यह वह प्रभाव है जो मैं चाहता था। बॉस, क्या हम रक्त स्वर्गदूतों को जीवित नहीं करने जा रहे हैं? यह ऊपर से एक आदेश है। उसकी आज्ञा के तहत छोटे आदमी इस बात से हैरान थे कि यान बिंग ने इसे इस तरह से व्यवस्थित क्यों किया। यान बिंग तब धीरे धीरे खड़े हो गए, मेरे पास आए और ईमानदारी से कहा, आप अभी बहुत छोटे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि एक अधिकारी कैसे बने। हालांकि रक्त परी को अब निकाल दिया गया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे बहाल किया जाएगा। हम सभी सहकर्मी हैं और कुछ चेहरे को बचाना दीर्घकालिक समाधान है। इसके अलावा उच्च अब स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं, फिर भी वे हमें उन्हें जीवित करने देते हैं। ये बहुत मजेदार है। कौन पकड़ रहा है? ये सुनने के बाद छोटे भाई ने सिर हिलाया। काफी समझ में नहीं, लेकिन एक बात थी कि यान बिंग ने यह नहीं कहा, अर्थात हर कोई जो यहाँ आया था वेन रेनली के हाथों या भूत दानव के टुकड़े के बीच के लिए आया था। द ब्लड एंजल के लिए ये पहले बताया गया था कि युवा मास्टर बाई यहाँ थे और यहाँ तक कि उनके साथ एक अकथनीय कहानी भी थी। बस पूछे कि कौन उसे परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है। और यान बिंग निश्चित रूप से औपचारिकताओं के लिए यहाँ था। ये कहना बेहतर होगा कि वे उसे जीवित करने के बजाय उसे वापस आमंत्रित कर रहे हैं। इस बारे में सोचते हुए यान बिंग ने भी बाउंटी गिल्ड टेंट की ओर अपनी टकटकी को दूर नहीं किया। आप दो बेवकूफों ने किसी को मारने के लिए मिशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने इस बारे में नहीं सोचा था कि दूसरों ने इसे क्यों स्वीकार नहीं किया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप जल्दी हैं? विज्ञापन। अध्याय 308। अभी भी पता नहीं है कि क्या शीर्षक देना है। जिस तरह बाहर अनगिनत लोग बात कर रहे थे और यह जानना चाहते थे कि रेस्तरां का दरवाजा कैसे खोलना है, एक जोर से शोर अचानक रेस्तरां से आया था जिसे वे घूर रहे थे। बूम! रेस्तरां में एक हिंसक विस्फोट था। यहाँ तक कि छत को उड़ा दिया गया था। अंदर का दृश्य सभी की आंखों के संपर्क में था। धुएं के नीचे हर कोई 3 आंकड़ों को एक दूसरे का सामना करते हुए देख रहा था, जिनमें से एक उनका लक्ष्य था। इस दृश्य को देखने के बाद सभी ने खेलना बंद कर दिया। जल्दी से अपने हाथ में प्लेइंग कार्ड्स को फेंक दें या 3 बेडरूम, एक जीवित कमरे वाले घर को ध्वस्त कर दें, जिसे आपने कीचड़ के साथ बनाया है, क्योंकि आपको व्यवसाय के लिए नीचे उतरना होगा। हुश हुश हुश। जो लोग लंबे समय से रेस्तरां पर नजर गड़ाए हुए थे, अचानक अपनी सांसें फट गईं और धुएं की ओर बढ़ गईं। अगर हम दानव को पकड़ सकते हैं तो हमारे नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। वेन रेनी, उनके सिर ले लो और उन्हें इनाम के लिए आदान प्रदान। हम दोनों टुकड़े और बीज चाहते हैं। किसी और को उन पर अपना हाथ पाने की अनुमति नहीं है। चिल्लाने और हत्या की आवाज अंतहीन थी और वेन रेनली, जो धुएं में थे, इस समय बेहद घबराए हुए थे। लेकिन वह इस समय और भी अधिक गुस्से में था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे धोखा दिया जाएगा। ब्लड एंजल, घोस्ट दानव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि मैं वही था जिसने आपको ब्लड बुद्ध सागर से बचाया था? तू। वेन रेनली की गर्जना का सामना करते हुए रक्त परी और भूत दानव की आंखों में अपराध बोध का कोई निशान नहीं था। मुझे ये भी लगा कि वेन रेनली एक ऐसे भोले व्यक्ति थे जिन्हें इस अशांत दुनिया में रक्षा का कोई मतलब नहीं था। ये देखते हुए कि उनके आसपास के मजबूत पुरुष करीब और करीब हो रहे थे, उन्होंने समय को बर्बाद करने का इरादा नहीं किया और बस वापस ले लिया और छोड़ दिया। वेन रेनली, जो उसे रोकने के लिए कार्रवाई करने वाले थे, केवल कई जानलेवा इरादों को महसूस करने के लिए पीछे से उस पर ताला लगा रहे थे। उसके पास मुड़ने और उससे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेन रेनली, जो घिरे हुए थे, केवल रक्त स्वर्गदूतों को छोड़ सकते थे, लेकिन वह केवल एक सफलता पा सकता था और इस जगह को छोड़ सकता था। धिक्कार है, आप मूल निवासी इस तरह के लोग हैं। अगर मुझे पता था तो मुझे आपको मारना चाहिए था और टुकड़े लेना चाहिए था।
वेन रेनली, जो बेहद पछतावा था, ने छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए उसे एक ही समय में लड़ना और पीछे हटना पड़ा। विज्ञापन। जानबूझकर इरादे को देखते हुए वेन रेनली की आंखों में एक भयंकर प्रकाश दिखाई दिया। वह घूम गया और उस भिक्षु को काट दिया जो एक तलवार के साथ आधे में एक चुपके हमले की तैयारी कर रहा था। जिस तरह से कोई जीवन नहीं छोड़ता है, खून बारिश की तरह टपक गया और पीछा करने वाले भिक्षुओं का रास्ता भी बताया। इस समय वे गहरे समुद्र में शिकारियों की तरह होते हैं और रक्त की गंध हर समय उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती है। ये देखकर कि अधिक से अधिक लोग आ रहे थे, वेन रेनली केवल पीछे हट सकते थे। आखिरकार रेस्तरां के समर्थन के बिना उनकी ताकत केवल 9वें स्तर पर थी। उसका पीछा करते हुए काफी 9वें स्तर के योद्धा थे। अगर वह कई लोगों के खिलाफ लड़ता तो वेन रेनली मौके पर खून बह रहा हो सकता है। वेन रेनली ने आइटम को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें अधिक से अधिक क्रूर हो गईं। बस रुको, मैं निश्चित रूप से आपको कृतघ्न कमीनों को मार दूंगा। मैं किसी को भी मार दूंगा जिसका आपके साथ कुछ भी करना है, भले ही मैं अब अपने जैसा नहीं दिखता। वेन रेनली, जो भागते रहे, अपनी बाहों में वस्तुओं को भी नियंत्रित कर रहे थे। यह अब उनका एकमात्र आत्मविश्वास था। जैसे जैसे रक्त बहता था, छाती में छिपा हुआ बीज भी लगातार कांपता था। उसी समय एक निश्चित परीक्षण आधार में एक स्कारलेट मिर्चा ने धीरे धीरे अपने विद्यार्थियों को जलाया। बैंगनी विद्यार्थियों की एक जोड़ी आधार में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के एक समूह ने भी जल्दबाजी में ये जानकारी अपने नेता जून वाई को भेजी। मेरे भगवान, किसी ने तूफान क्रिम्सन बीज को सक्रिय कर दिया है। दूसरी तरफ वेन रेनली को छोड़ने वाले रक्त स्वर्गदूतों और भूत राक्षसों का भी कई लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से भूत दानव अब पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और साधारण वर्जना उसके लिए कोई मैच नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ फॉलो करते हैं और बहुत कम कार्रवाई करते हैं। जिस तरह दोनों पीछा करने वाले की दृष्टि को छोड़ने वाले थे, वैसे ही कई शक्तिशाली औरास ने तुरंत उन्हें रोक दिया। उस आभा ने भी उसके पीछे का पीछा किया और फिर उन्होंने अब आगे नहीं बढ़ने की हिम्मत की, क्योंकि वे उस व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जो आया था। तो तुम लोग यहाँ मेरा पीछा करने के लिए हो। यह एक लंबा समय हो गया है। नवागंतुक का सामना करते हुए ब्लड एंजल ने धीरे से मुस्कुराया, उसके चेहरे पर घबराहट के निशान के बिना। एक तरफ खड़े भूत दानव के चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति थी, जैसे कि कुछ भी उसके मूड को प्रभावित नहीं कर सकता था। 3 आंकड़े अचानक उनके सामने दिखाई दिए। बाउंटी गिल्ड से जू यान और जू मियाओ और मास्टर जुएफो है वान, जिन्होंने पहले उनका पीछा किया था, जो हु चेन के मास्टर भी हैं। तीनों में से केवल वान शी एक वर्जित है, थोड़ा सा हीन जू यान एक आधा चरण वर्जित है और जू मियाओ 9वें स्तर पर है। के तीनों उन्हें जल्दी से अपने विरोधियों को सौंपा। जू मियाओ को छोड़कर, जो ब्लड एंजल के साथ एक से लड़ रहा था, मास्टर वान और जू यान को एक साथ भूत राक्षसों से निपटना पड़ा। विज्ञापन। इसके अलावा उनके पीछे के अनगिनत अनुसरण करने वाले भी गुई याओ और अन्य लोगों पर नजर गड़ाए हुए थे। मास्टर वान की मौन अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वे युद्ध के मैदान में भी शामिल हो गए और स्थिति अचानक खतरनाक हो गई। कार्रवाई करने वाला पहला जू मियाओ था। अच्छी बहन, अपनी बहन के भविष्य के लिए कृपया मरो। इस गुस्से में चिल्लाने के साथ लड़ाई टूटने वाली थी और जो भिक्षुओं ने जू मियाओ पर हमला करने के लिए पीछा किया था, वह भी अपने सभी कौशल का उपयोग करता था। लेकिन ब्लड एंजल एक नाजुक और प्यारी लड़की नहीं है। आपको ये जानना होगा कि वह जिस स्थान पर घूमती है, वह एक भाड़े के गिल्ड है। हुश। अनगिनत खून के रंग के पंख कई लोगों के शरीर के माध्यम से ब्लेड जैसे शरीर के माध्यम से छेद करते हैं, उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। सभी से घेराबंदी का सामना करते हुए रक्त स्वर्गदूतों ने अभी भी अपनी जमीन रखी। लड़ाई पहले ही शुरू हो गई थी और मास्टर वान और जूयान, जो भूतों और राक्षसों का सामना कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से बस वहां नहीं बैठ सकते थे और देख सकते थे। दोनों ने एक दूसरे को देखने के बाद वे अपनी शक्तिशाली चालें प्रदर्शित करने लगे। भूत दानव को सीधे यहाँ मारने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध के मैदान में उनमें से केवल 3 हैं। अगर कोई और उस पर पैर रखता है तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। ये भी इस कारण से था कि दोनों पक्षों के युद्ध क्षेत्र दूर और दूर फैलने लगे और धीरे धीरे न तो कोई पक्ष अब नहीं देखा जा सकता है। ब्लड एंजल एक टूटी हुई दुनिया पर गिर गया और उसके चारों ओर पीछा करने वालों के साथ लड़ाई का एक नया दौर शुरू किया। इन लोगों में सबसे अधिक धमकी देने वाला एक स्वाभाविक रूप से उसका पूर्व सबसे अच्छा दोस्त जू मियाओ है। पफ। एक और भिक्षु के सिर को काटने के बाद ब्लड एंजल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक रक्तपात मुस्कान को प्रकट करता है। यह मैं ही हूँ। जब मैं खून में स्नान करता हूँ तो क्या मुझे अपना सच्चा आत्मा मिल सकता है? उद्धरण चिन्ह। आसपास के भिक्षुओं ने स्वाभाविक रूप से उसे खुद को मजबूत करने का अवसर नहीं दिया और वे सभी ने उस पर हमला किया, लेकिन उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कम करके आंका। अनगिनत खून के रंग के पंख उन युवकों का गला घोटाते रहे जो एक के बाद एक से एक पर भागते थे, जब तक जू मियाओ केवल एक ही बचा था। आप वास्तव में मेरे योग्य हैं। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जू मियाओ बिल्कुल भी दुखी नहीं था। आखिरकार एक कम व्यक्ति का मतलब था कि उसे एक और इनाम मिलेगा, क्यों नहीं? अनगिनत खून के रंग के पंख आकाश में चक्कर लगा रहे थे और रक्त परी के बाल पहले से ही चमकीले लाल हो गए थे। उसकी आंखों में नजर जब उसने जू मियाओ को देखा तो विशेष अर्थ से भरा हुआ था। आज मैं तुम्हें मार सकता हूँ। विज्ञापन। अध्याय 309। किसने मारा मेरी प्यारी बहन? ये कहना जल्दबाजी होगी। भारी खून के रंग के पंखों जू मियाओ के साथ सामना किया गया। उन लोगों में से एक जो रक्त स्वर्गदूतों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते थे। अनगिनत ठंडी हवा घनीभूत होने लगी और घूमने वाले पंख ठंडी हवा से प्रभावित लग रहे थे और यहाँ तक कि उनकी गति धीमी हो गई। ब्लड एंजल ने इसे महसूस करते हुए जू मियाओ पर हमला करने के लिए अपने बेहद तेज पंखों को भी जुटाया। पंखों के साथ सामना करना पड़ा जो उसके शरीर को छेदने के लिए काफी मजबूत था। जू मियाओ की आंखों ने गंभीरता का संकेत दिखाया। उठना। जू मियाओ धीरे से चिल्लाया और कई पानी की दीवारें मुड़ गईं और लगातार घुमाए गए, केंद्र में जू मियाओ की रक्षा करते हुए। पंख पानी की दीवार से होकर गुजरा और इस समय रुक गया कि इसे बाहर गोली मार दी गई थी। ये देखकर कि हमला विफल हो गया था, रक्त स्वर्ग स्वाभाविक रूप से केवल वहां खड़ा नहीं हो सकता था, जबकि जू मियाओ अभी भी पानी की दीवार में स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। उन्होंने जल्दी से अपने अंतिम कदम का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्कारलेट अभिशाप। ये जादू वह चाल थी जब वह एंजल जनजाति से टूट गई और जनजाति को नष्ट कर दी। अब वह अपने पूर्व अच्छे दोस्त से निपटने के लिए इस ट्रिक का उपयोग करना चाहती है। एजो पानी की दीवार अब उज्जवल लाल रंग से भी परिलक्षित होती थी। लाल बत्ती के नीचे जू मियाओ ने देखा और रक्त ऊर्जा को उसके सिर के ऊपर इकट्ठा करते देखा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड एंजल इतनी जल्दी उसकी हत्या के कदम का उपयोग करेगी। अच्छी गर्लफ्रेंड कहाँ है? क्या आप पहले उसके हत्यारे की चाल का उपयोग करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते? लेकिन अब बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जू मियाओ के चारों ओर पानी की दीवार लगातार विस्तार कर रही थी, यहाँ तक कि भिक्षुओं के शवों को कवर कर रहा था जो लड़ाई में मर गए थे। ब्लड एंजल से इस कदम का सामना करते हुए जू मियाओ ने किए लापरवाह होने की हिम्मत नहीं है और जल्दी से पार किया गया। पानी का पर्दा, अंतहीन लहरें जू मियाओ के आसपास इकट्ठा होने लगी, यहाँ तक कि उन भिक्षुओं की लाशें भी उनमें से थीं। उनका खून एजियो वाटरवेव्स में रिसना जारी रहा, लेकिन जू मियाओ ने इसे नोटिस नहीं किया क्योंकि उसके सिर के ऊपर के जानलेवा इरादे ने उसका सारा ध्यान आकर्षित किया था। समय आ गया है और रक्त स्वर्गदूतों से स्कारलेट अभिशाप पानी के पर्दे की परतों पर उतरने लगता है। जैसे ही लहरें स्कारलेट अभिशाप के संपर्क में आईं, वे तब तक तेजी से अशांत हो गए जब तक जू मियाओ ने उनका नियंत्रण नहीं खो दिया। इस समय पसीने के मोतियों ने जू मियाओ के माथे पर पहले ही दिखाई दिया था। उसे समझ नहीं आया कि रक्त स्वर्ग अब इतना मजबूत क्यों हो गया था। विज्ञापन वह समझ में नहीं आता, लेकिन हमारी आंखों के सामने सब कुछ वास्तव में हो रहा था। पानी की अनगिनत लहरें प्रदूषित और उसके नियंत्रण से बाहर थीं और दोनों पक्ष युद्ध के एक टग में फंस गए थे। वे ये देखना चाहते थे कि पहले कौन थक जाएगा। दोनों पक्षों ने भारी सांस लेना शुरू कर दिया, न तो उनमें से कोई भी इस तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। इस समय पानी में एक लाश जू मियाओ की आंखों के पिछले हिस्से में तैरती थी। जब उसने लाश में खून देखा तो जू मियाओ कुछ सोचने लगा। ब्लड एंजल की ओर नजर तुरंत बेहद भयभीत हो गई, जबकि उसके विपरीत रक्त स्वर्गदूत ने एक अजीब मुस्कान का खुलासा किया। अलविदा मेरी बेस्टी। अगले दूसरे पानी की लहरों में कई लाशें जगह में रुक गईं, जैसे कि उन्हें नियंत्रित किया गया था। भले ही पानी लगातार बह रहा था, लेकिन वे जगह में तय किए गए थे जिसमें आंदोलन के कोई संकेत नहीं थे। फिर जू मियाओ की अविश्वसनीय आंखों के नीचे गुलाब लाशों पर बढ़ने लगे, जिनमें से प्रत्येक बेहद भव्य था। रक्त की हर बूंद उन्हें पानी देने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए लगता है। अंत में अनगिनत गुलाबों ने जू मियाओ को घेर लिया और अनगिनत बेलों ने उसके शरीर को उलझा दिया। लताओं पर बाब्स ने जू मियाओ के शरीर को छेदते हुए रक्त खींचते हुए रखा, लेकिन वह विरोध करने में असमर्थ थी, क्योंकि उसकी सारी ताकत का इस्तेमाल स्कारलेट शार्प से लड़ने के लिए किया गया था। गुलाब ने अपनी आंखों को ढक लिया, इससे पहले कि वह ब्लड एंजल की आधी मुस्कान देख रही थी। जो गुलाब ने खून को चूसा है वह जीवन की सुंदरता के साथ खिल सकता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, शरीर में कई सम्मिलन की मामूली आवाज जू मियाओ के कानों तक पहुंच गई। जू मियाओ, जो गुलाब से घिरा हुआ था, उसके शरीर को छेदने वाले अनगिनत बाब्स थे और हर पल रक्त खो रहे थे। चमकीले लाल गुलाब कड़ी मेहनत से कमाए हुए खून को चखते हुए लग रहे थे, अधिक शानदार और अधिक सख्ती से खिल रहे थे। अंत में जू मियाओ, जो एक खूनी आदमी में बदल गया था, ने एक कांपते हुए हाथ को फैलाया। वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थी और फिर निशान की मदद से पुनर्जीवित हुई। वह अब इस यातना को खड़ा नहीं कर सका, लेकिन दुर्भाग्य से जो हाथ अभी अभी फैलाया गया था वह जल्द ही लताओं से उलझ गया था और गुलाब हाथ पर बढ़ने लगे, बस के रूप में भव्य, बस उज्ज्वल लाल के रूप में। इस समय ब्लड एंजल को कुछ याद था और लापरवाही से कहा, विज्ञापन, मैं आपको ये बताना भूल गया कि वे न केवल आपके रक्त को अवशोषित करते हैं, बल्कि आपके निशान में शक्ति भी। इन शब्दों ने जू मियाओ को भी बनाया, जो पहले से ही बेहद कमजोर था, सभी पर कांप गया। यदि वास्तव में ऐसा होता तो वह पुनर्जीवित नहीं हो सकती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सिर के ऊपर स्कारलेट शार्प धीरे धीरे फीका पड़ गया। पानी का पर्दा जो इसका सामना करता था वह भी गंदगी से भरा था। अब स्पष्ट नहीं था, जू मियाओ पहले से ही जमीन पर गिर गया था और केवल उसकी सांस लेने की मामूली आवाज ये साबित कर सकती थी कि वह अभी भी जीवित थी। उसका शरीर गुलाब से ढका हुआ था और यहाँ तक कि अगर वह थोड़ा चली गई तो वह दर्द को कम करती है। भाई मुझे बचाओ। इस समय जू मियाओ इतना कमजोर था कि वह केवल अपने दिल में ये कह सकता था। जू मियाओ तक चलते हुए और इस दृश्य को देखते हुए ब्लड एंजल को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। रक्त लाल बाल लंबे समय से अपने पिछले झरने जैसे काले बालों में लौट आए हैं और शायद उसका मूड भी अलग है। कुछ सेकंड बाद ब्लड एंजल ने इसके बारे में सोचा और गुलाब मुरझाने लगे, यहाँ तक कि कांटों ने जू मियाओ के शरीर को छेद दिया। गुलाब राख की तरह मुरझा गया। हवा का एक झोंका जू मियाओ को पीछे छोड़ देता है, जो ठंडा और रक्तहीन था और लगभग सिर्फ एक खोल। अगर उसका दिल थोड़ा नहीं धड़क रहा था तो शायद किसी ने सोचा कि वह मर चुकी थी। इस समय जू मियाओ को भी सांस लेने में कठिनाई हुई और उसकी त्वचा का हर इंच उसे यातना दे रहा था। अपने पूर्व दोस्त को इस तरह से देखकर ब्लड एंजल ने बस कहा, जब आप वापस जाते हैं तो मेरा मिशन छोड़ दें, अगली बार आप वास्तव में मर जाएंगे। ये कहने के बाद ब्लड एंजल ने अपने पंख फैलाए और विश्व सागर की ओर उड़ान भरी। इस टूटे हुए महाद्वीप पर जू मियाओ केवल एक सांस लेने और कठिनाई के साथ जीने वाला है। गुलाब के अवशोषण के बिना जू मियाओ ने भी काम दिया और बैठने के लिए अपने शरीर का समर्थन किया। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद उसने पाया कि उसके निशान के पास वास्तव में पुनर्जीवित होने का कोई मौका नहीं था। निशान की शक्ति को केवल समय के साथ धीरे धीरे बहाल किया जा सकता है और अब उसके पास केवल एक जीवन है। वह अपनी शेष ताकत के साथ खड़ी थी, उस दिशा में देख रही थी जहां रक्त स्वर्गदूत छोड़ दिया। उसके पीले होंठ खुलने और बंद हो गए। धन्यवाद। लेकिन इस समय एक अजीब आवाज उसके कान के करीब झुक गई और फुसफुसाया, धन्यवाद, ये बहुत जल्दी है। विज्ञापन अध्याय 310 जू मियाओ की मृत्यु। कौन आभा जो उसे मारने के लिए पर्याप्त थी। तुरंत जू मियाओ ने सभी को कांप दिया। जू मियाओ के चारों ओर घूमने से पहले उसने अपनी छाती में एक ठंड महसूस की। टिक टॉक बंजर भूमि पर रक्त टपकने की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। कांपते हुए जू मियाओ ने अपनी आंखें कठिनाई से नीचे कर दी, केवल एक पतला हाथ उसके दिल को छेदते हुए देखने के लिए, उसके शेष रक्त को उंगलियों से बहने के साथ। और इस अजीब हाथ ने जू मियाओ को भी एहसास दिलाया कि वह आज निश्चित रूप से मर जाएगा। जू मियाओ का मुंह, जिनके शिश्न धीरे धीरे पतला हो रहे थे, पहले से ही रक्त से भर गए थे। उसके गले में खून न तो बह रहा था और न ही नीचे। उसे महसूस कर रहा था कि उसका जीवन वास्तव में फिसल रहा था। आप रक्त नहीं है। नहीं, मैं वह हूँ। जू मियाओ को अपने शब्दों को खत्म करने का मौका दिए बिना उस आदमी ने अपनी बांह खींच ली। यह वह क्षण भी था जिसे बाहर निकाला गया था कि जू मियाओ उसके दिल में एक बड़े छेद के साथ अब नहीं पकड़ सकता था। फुलाने वाले खून ने उसके पूरे शरीर को कवर किया और उसकी आंखों में प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गया। जू मियाओ एक थंब के साथ जमीन पर गिर गया।
उसके पास अब सांस लेने की ताकत नहीं थी। मौत को महसूस करते हुए कुछ आंसू उसकी आंखों में लुढ़क गए। भाई मुझे बचाओ। इस बार जू मियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेजान खंडहरों में दुनिया के उजाड़ टुकड़ों में मर गए। तबाह युद्ध के मैदान में जो बह रहा था वह न केवल खून था बल्कि गंदी अपशिष्ट जल भी था। वे जू मियाओ के शरीर के माध्यम से एक के बाद एक के माध्यम से बह गए, जिससे उसका शरीर बहुत सारी गंदगी के साथ दागदार हो गया। आज जू मियाओ के पास अब 9वीं रैंक योद्धा का प्रदर्शन नहीं है और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इतनी बुरी तरह से मर जाएगी। उसके सामने लाश को देखते हुए उस आदमी ने उस खून को पोंछ दिया जो धीरे धीरे उसके हाथों से सूख रहा था। जू मियाओ के हाथ में रक्त लाल पंख रखने के बाद वह आदमी लंबे समय तक जू मियाओ को घूरता रहा और अंत में धीरे धीरे कहा, क्या अफसोस है, हमें थोड़ी देर के लिए बाहर रहने के लिए आपके शरीर की आवश्यकता है, अन्यथा घोल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत खुश होंगे। जैसे ही शब्द गिरे व्यक्ति शून्य में गायब हो गया और यहाँ जो हुआ वह भी फैल जाएगा। आखिरकार जू यान, जिसे जवाब नहीं मिला है, वह सिर्फ इस तरह से इंतजार नहीं करेगा। पीछा करने के शून्य में भूत दानव का चेहरा पीला था और वह अपने हत्यारे की वृत्ति पर भरोसा करता था कि वह उन दुश्मनों से लगातार बचने के लिए जो उसे घेरने के लिए आया था। जोड़ इक्वल्स जी प्रतिशत विज्ञापन। इसने मास्टर वान और जू यान को थोड़ी देर के लिए बहुत असहज महसूस किया। आखिरकार अगर यह एक सिर पर लड़ाई की बात आती है तो भूत दानव की लड़ाकू शक्ति अपने चरम पर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वह लड़ने से बचता है तो वास्तव में टैबू में कुछ लोग हैं जो उसके साथ पकड़ सकते हैं। लानत है, क्या यह आदमी एक लोच है? जू यान, जो दूर फेंकने वाला था, मदद नहीं कर सकता था लेकिन अंदर से शाप दे सकता था और उसके बगल में मास्टर वान का चेहरा या तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जू यान के लिए जो कुछ भी उसे परेशान करता था वह सिर्फ भूत राक्षस नहीं था जिसे वह पकड़ नहीं सकता था। क्या अधिक है, उसकी अपनी बहन जू मियाओ ने उसके संदेश का जवाब नहीं दिया। उनका संदेश बहरे कानों पर गिर गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस रहस्यमय बेचैनी ने जू यान को अनजाने में अपनी गति को धीमा कर दिया। वह मिशन को पूरा करने की तुलना में अपनी बहन की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित था। अंत में फिर से फेंक दिए जाने के बाद जू यान अब इसे खड़ा नहीं कर सका। वह तुरंत रुक गया, भूतों और राक्षसों को देखा जो छोड़ रहे थे, अपने दांतों को पीस दिया और दूसरी दिशा में उड़ान भरी। जब वह जू यान को छोड़ते हुए देखे तो मास्टर वान फंस गया। इनबाउंटी हंटर्स में वास्तव में कोई धैर्य नहीं है, उद्धरण चिन्ह, लेकिन वह खुद से भूत दानव को हरा नहीं सका। उसके पास घोस्ट दानव को उसकी धारणा से गायब देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मास्टर वान इसे जाने देंगे। उन्होंने अभी तक अपने प्यारे शिष्य को चोट का बदला नहीं लिया है। जब मास्टर वान रुक गए तो कई शक्तिशाली पुरुष जो उनका पीछा कर रहे थे वे भी उनकी तरफ आए। उनसे पूछने के लिए इंतजार किए बिना मास्टर वान ने सीधे बात की, भूत दानव में शैतान का दिल है और वह शैतान के पास है। वह एक गिर गया है और हमारे बाहरी सागर द्वारा बर्दाश्त नहीं किया गया है। अपने गुरु को बताएं कि गुयाओ अब अकेला है। यदि वह हथियारों के भाईचारे में लौटता है तो उसे मारना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद किसी और को प्रतिक्रिया करने के लिए समय दिए बिना मास्टर वान सभी की दृष्टि से गायब हो गए। इन शब्दों ने कई भिक्षुओं को भी बनाया जो एक दूसरे को देखकर घबरा गए थे। कोई शोरगुल चर्चा नहीं थी, केवल लगातार आंखों का संपर्क, और थोड़ी देर में सभी ने तितर बितर कर दिया। लेकिन भूतों और राक्षसों की घेराबंदी केवल अधिक तीव्र हो जाएगी। दूसरी तरफ जू यान, जो लौटते रहे, अधिक से अधिक असहज महसूस करते थे और यहाँ तक कि उसकी दिल की धड़कन की गति भी बहुत बढ़ गई। अपनी बहन की सांसों के बाद जू यान ने सभी तरह से गति की, यहाँ तक कि गति में एक सीमा तक पहुंच गई। जब वह अपूर्ण दुनिया में आया जो खंडहर की तरह दिखती थी तो रक्त की मजबूत गंध ने तुरंत उसकी नसों को उत्तेजित कर दिया। एक अशुभ प्रीमियर उसके दिल में बढ़ गया और इससे पहले कि वह इसके बारे में सोचने का समय था, जू यान ने इस टूटी हुई दुनिया में डुबकी लगाई। विज्ञापन। जू मियाओ के शरीर के आसपास यान बिंग ये सब हॉरर के साथ देख रहा था और उसके आसपास के भाड़े के लोग भी हौंफते थे। यान बिंग सांस द्वारा ऑक्सीजन से लगभग वंचित था। गेलगल। यान बिंग ने अपने माथे से अपने कांपते हुए दाहिने हाथ से ठंडे पसीने को निगल लिया और पोंछा, फिर ब्लड एंजल द्वारा उन्हें भेजे गए संदेश को देखा। क्यों हमेशा खलनायक मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके हाथ में पत्र को देखते हुए यान बिंग ने इसे फिर से अविश्वास में पढ़ा। इस बार उन्होंने इसे शब्द द्वारा ध्यान से शब्द पढ़ा। फिर उसने जू मियाओ को देखा जो पहले से ही मर चुका था और यान बिंग लगभग रोया था। क्या आप सहमत नहीं थे कि वह मर नहीं था? मेरे पास आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यान बिंग वास्तव में इस बार घबरा गए थे। वह सिर्फ घेरने और दमन के दौरान इसे आसान बनाना चाहता था और यह सब खुशी से समाप्त हो गया। ब्लड एंजल को वापस जाने के लिए राजी करना सबसे अच्छा होगा और फिर जल्दी से पदोन्नत हो जाए, एक सुंदर और अमीर महिला से शादी करें और कुछ ही समय में जीवन के शिखर तक पहुंचें। लेकिन ये सब अब नहीं होगा क्योंकि जू मियाओ मर चुका है। शब्द के सबसे अच्छे अर्थ में मृत मंद निशान टूट नहीं गया, लेकिन इसमें पुनर्जीवित करने के लिए कोई ऊर्जा भी नहीं थी, जैसे कि यह पूरी तरह से चूसा गया हो। ये ब्लड एंजल की शैली के साथ बहुत सुसंगत है, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि मृत जू मियाओ अभी भी उसके हाथ में एक खून के रंग के पंख को कसकर पकड़ रहा था। अब जवाब स्पष्ट है। यान बिंग ने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह बस जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था और इसमें से किसी को भी नहीं जानना चाहता था। जाओ, जल्दी जाओ, अन्यथा जब जू यान आता है तो आप अपना जीवन खो सकते हैं। यह महसूस करते हुए यान बिंग सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने वाला था और वह जू मियाओ के शरीर को इकट्ठा करना भी नहीं चाहता था जब उसने एक आवाज सुनी जिसने उसे सब पर कांप दिया। उसे किसने मार डाला? यान बिंग, जिन्होंने अपने दाहिने पैर के साथ एक छोटा सा कदम उठाया था, सभी को कांप दिया। यान बिंग ने देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने केवल रक्त के साथ मिश्रित पानी में एक अभिव्यक्ति रहित चेहरा देखा, लेकिन उस आदमी की आंखों में एक मजबूत क्रोध था। यान बिंग, जो जानता था कि वह व्यक्ति कौन था, एक वाक्य कहने के लिए बहुत साहस था, मुर्गी। लेकिन अगले क्षण में यान बिंग ने कोई आवाज नहीं की, क्योंकि परावर्तित पानी में उन्होंने देखा कि कई मानव सिर हवा में उड़ रहे हैं और रक्त ने एक बार फिर से पानी के क्षेत्र को प्रदूषित किया। उसके सभी आदमी मारे गए थे। विज्ञापन। अध्याय 311 अंतराल। PAH। बड़ी आंखों वाला एक सिर यान बिंग के पैरों पर लुढ़का। चौड़ी खुली आंखें यान बिंग को कुछ कह रही थीं, जैसे कि वह सवाल का जवाब देने वाला था। वह और अन्य लोग मरने वाले क्यों थे? यान बिंग, जो इस दृश्य से भयभीत थे, लगातार हिल रहे थे।
उसने खोला और अपना मुंह बंद कर दिया जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं निकला। इस समय जू यान भी उसके पास से गुजरा, धीरे धीरे चला गया जू मियाओ के शरीर के लिए, और उसके सामने सब कुछ देखा। उन्होंने उदासी का एक भी रोना नहीं दिया, नहीं वह चिल्लाया, लेकिन चुपचाप खून और गंदगी के साथ दागे गए पानी से मृत जू मियाओ को उठाया। जब जू यान बिंग के पास गया तो कांपते हुए यान बिंग को लगा कि उसे कुछ भयानक रूप से घूर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी भी आंदोलन को करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि लार को निगलने के लिए ध्यान से किया जाना था। निषिद्ध आभा ने यान बिंग की त्वचा के हर इंच को घेर लिया, जैसे कि यह अगले क्षण में उसे टुकड़ों में फाड़ देगा। यहाँ तक कि यान बिंग ने खुद को महसूस किया कि वह आज बर्बाद हो गया था और रैप अप डिनर के लिए नीचे जाना पड़ा। लेकिन जू यान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे भी नहीं देखा, क्योंकि जू यान ने भी अपनी मृत बहन के हाथ में खून लाल पंख को कसकर देखा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जू मियाओ का निशान टूटा नहीं था, लेकिन मन था। ये केवल विशेष साधनों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, और रक्त स्वर्गदूतों के पास उनकी तकनीकों में ऐसे विशेष साधन हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जू यान अंधा नहीं है, और वह पहले ही यान बिंग के हाथ में पत्र को स्पष्ट रूप से देख चुका है। ब्लड एंजल, जू यान ने चुपचाप नाम दोहराया। वह बेहद उत्साहित था, लेकिन उसकी बहन के शरीर को नुकसान पहुंचाने के डर से उसके हाथ अभी भी बहुत कोमल थे। जब उसने पानी पार किया और गंदगी छोड़ दी तो जू यान ने यान बिंग से कहा कि उसका सिर मोड़े बिना वापस जाओ और अपने नेता को बताओ कि आज से मैं जू यान भाड़े के गिल्ड को मौत के लिए लड़ूंगा। ये कहने के बाद जू यान गायब हो गया और जू मियाओ के शरीर के साथ खंडहर छोड़ दिया। यान बिंग, जो लगभग मौत से डर गया था, को सांस के लिए हौंफना छोड़ दिया गया था। चारों ओर तैरती हुई लाशों को देखते हुए यान बिंग को एहसास हुआ कि चीजें गंभीर हो रही हैं। वह ये भी कल्पना नहीं कर सकता था कि ब्लड एंजल ने वास्तव में जू मियाओ को मार दिया था। भले ही ब्लड एंजल को मर्क्री गिल्ड से निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन हर कोई जानता है कि वह यहाँ जाने के लिए, उसे वापस जाने के लिए मनाने के लिए यहाँ आया था। ये भी इस वजह से था कि रक्त स्वर्गदूतों को घेरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। यान बिंग ने अपने माथे को अपने हाथ अपने भयावह चेहरे के साथ रखा और उसके सभी विचार आखिरकार एक आह में बदल गए। विज्ञापन, काश चलो इन मामलों को हमारे ऊपर के लोगों के लिए छोड़ दें। यान बिंग के प्रस्थान के साथ यहाँ की खबर भी सभी को पता थी। वेन रिंगली, ब्लड एंजल्स और भूत राक्षसों ने सभी संघर्षों के कारण फैल गए, जिसने कई बलों को भी घेरने और उन्हें दबाने के लिए आकर्षित किया। आखिरकार उनके हाथों में कुछ आकर्षक है, लेकिन उत्साह के इस क्षण में एक और भी अधिक विस्फोटक समाचार ने तुरंत सभी को चौंका दिया। बाउंटी गिल्ड से जू मियाओ मृत है, रक्त स्वर्गदूतों द्वारा मारा गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, सभी को पता था कि दो गिल्ड, बाउंटी और भाड़े के बीच कुछ होना तय था। आखिरकार ब्लड एंजल्स की पूर्व शक्ति मर्क्री गिल्ड थी, और ऐसी खबरें थीं कि वे रक्त स्वर्गदूतों को वापस अवशोषित करना चाहते थे। बाउंटी गिल्ड की अपतटीय शाखा में जू मियाओ के शरीर को एक बर्फ के ताबूत में रखा गया था। इसके चारों ओर कई वरिष्ठ अधिकारी ध्यान से कुछ जांच कर रहे थे। जब जू यान वापस आया तो उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक परिणाम के लिए चुपचाप इंतजार किया। एक लंबे समय के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे बेहद दुखी दिखे, क्योंकि उन्होंने अनगिनत जादुई शक्तियों का उपयोग किया था, लेकिन केवल एक परिणाम था। ये रक्त स्वर्गदूत था जिसने जू मियाओ को मार डाला। कोई अन्य निष्कर्ष नहीं है, और जू मियाओ के शरीर पर कई चोटें भी इस बिंदु को साबित करती हैं। हालांकि यह वह उत्तर नहीं है जो शीर्ष प्रबंधन चाहता है। कैसे? जू यान, जो इस समय चुप हो गए थे, ने बात की। उन्होंने उन लोगों के भावों को भी देखा। वह यहाँ था और बस एक वास्तविक उत्तर की आवश्यकता थी। लेकिन ये देखने के बाद कि उन लोगों ने कैसे प्रदर्शन किया, वह ये भी समझ गया कि परिणाम क्या होगा। शाखा प्रबंधक, जो जू यान के वर्तमान मूड को समझता था, उसके पास आया और एक प्रेरक स्वर में बोलना शुरू किया। जू यान, मुझे जू मियाओ की मौत पर गहराई से पछतावा है। हम उसे पर्याप्त मुआवजा भी देंगे। आप हमारे बाउंटी गिल्ड में एक दुर्लभ प्रतिभा हैं, इसलिए कृपया खुश करें। इस बारे में कैसे? मैं आपको एक छुट्टी दूंगा और फिर आप। हत्यारा एक रक्त स्वर्गदूत है ना? सभी को उम्मीद नहीं थी कि जू यान ने वास्तव में अपने नेता को बाधित किया था। आप जानते हैं, बाहरी सागर में यह व्यक्ति प्रभारी शन के अकादमी के दो बुजुर्गों के साथ दिग्गजों में से एक है। कोई कल्पना कर सकता है कि जू यान का मूड कितना बुरा था इस पल। विज्ञापन, इस समय प्रभारी व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे कुछ चीजों को समझाया। अभी हमने रक्त स्वर्गदूतों पर बाउंटी को रद्द कर दिया और भाड़े के गिल्ड स्वर्ग में जू मियाओ की आत्मा को आराम देने के लिए मुआवजे की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं, प्रमुख गिल्ड मूल रूप से एक हैं। हमारे कर्तव्य और मिशन हम कंधे से कंधा मिलाकर। प्रभारी व्यक्ति ने इस बारे में स्पष्ट रूप से बोलना शुरू किया कि उन्हें कैसे सद्भाव में रहना चाहिए और एक साथ विकसित होना चाहिए। उनके सभी शब्द रक्त स्वर्गदूतों का शिकार करने के लिए जू यान को पाने की कोशिश कर रहे थे। जू यान, जिन्होंने इसे समझा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नहीं उन्होंने कोई गलत भावना दिखाई। इसके बजाय उसने अपने इंद्रियों पर वापस आने के बिना लंबे समय तक बर्फ के ताबूत में जू मियाओ को देखा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन प्रभारी व्यक्ति ने शायद बोलना समाप्त कर दिया, अपने सूखे होठों को शुद्ध किया, जू यान के कंधे को थपथपाया और कहा, आप हमारी शाखा में सबसे होनहार युवा व्यक्ति हैं और यह जल्द ही खुल जाएगा, इसलिए आपको हमारी शाखा का नेतृत्व करना होगा। हम सभी को आप पर गर्व होगा। मेरा मानना है कि आपकी बहन आपके लिए भी खुश होगी। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार प्रभारी व्यक्ति नहीं चाहता कि जू यान कुछ भी करे जो प्रमुख गिल्ड के बीच संबंधों का उल्लंघन करेगा। जू यान, जो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था, इस समय बेहोश मुस्कुराया। अच्छा ऐसा है। ऐसा कहने के बाद जू यान ने अपनी बहन के ताबूत को इस जगह से दूर धकेल दिया कि वह बहुत नफरत करता है। जू यान के विदाई के आंकड़े को देखकर कुछ लोग उस व्यक्ति के पास आए और अनिच्छा से कहा, ये बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, वह रक्त स्वर्ग बहुत निर्दयी था। बस अब सभी ने अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से देखा कि जू मियाओ बचाव कर रहा था और रक्त स्वर्गदूत के हर कदम को लोगों के जीवन को लेने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या हमारी निष्क्रियता जू यान को हमसे अलग थलग महसूस करेगी? हर कोई एक बार में बात कर रहा था, लेकिन कुछ भी व्यक्ति को प्रभारी के दिमाग में नहीं हिला सकता था। उसने बस सभी को बात करने से रोकने के लिए अपना हाथ लहराया। ये सब अधिक अच्छे के लिए है। हम भाड़े के गिल्ड के साथ सहयोगी हैं। हम व्यक्तिगत कारणों से सहयोगियों के बीच संबंधों को कैसे नष्ट कर सकते हैं? ये सुनने के बाद सभी ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन जब उन्होंने जू मियाओ की दुखद मौत के बारे में सोचा तो सभी को अजीब लगा। प्रभारी व्यक्ति ने जू यान को देखा, जो घर के बाहर जू मियाओ के ताबूत को अकेला धक्का दे रहा था, और सिर हिलाया।
जू यान मेरे अच्छे इरादों को समझेंगे। विज्ञापन अध्याय 312 संपर्क। भाई आप इतने सारे संसाधनों को क्यों बचा रहे हैं? क्या एक भाभी से शादी करने के लिए? नहीं, मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए। भाई अगर मैं मर गया तो क्या आप दुखी होंगे? नहीं हम तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। भाई मैंने आज सफलतापूर्वक 9वें स्तर पर प्रवेश किया, मेरे अच्छे दोस्त के समान। स्तर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर जू यान ने उसके सामने ठंडे ताबूत को देखा, जो कुछ वर्षों में कुछ खुश क्षणों को याद करते हुए हर मिनट और हर सेकंड मेरी बहन की उपस्थिति थी। जब उसकी आंखें जू मियाओ के पीले चेहरे पर आराम करती थीं, तो वह अपनी मृत्यु से पहले जू मियाओ की गदगद सुनती थी। भाई मुझे बचाओ। यादें अचानक गायब हो गईं, खून में ढके चेहरों की जगह, और उन चेहरों का मालिक उनकी बहन जू मियाओ था। जू यान एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुकते हुए अंत में अपनी आंखें बंद करने के लिए चुना, जैसे कि वह अधिक सहज महसूस करेगा अगर वह बर्फ के ताबूत को नहीं देख सकता है। लेकिन एक बार जब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो जू मियाओ अपने चेहरे के साथ खून में ढंक गया और अधिक वास्तविक लग रहा था। वह उसे दोषी ठहरा रही थी, सवाल करती थी कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया, क्यों? जू यान ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। जब उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने वाले थे, तो उसके कानों में अचानक एक चिल्लाने वाली आवाज लग रही थी। टीएसके टीएसके टीएसके, कितना दयनीय है। एक प्रिय व्यक्ति की दुखद रूप से मृत्यु हो गई, लेकिन वह बदला भी नहीं ले सकता। मैं केवल इस सुनसान कोने में रह सकता हूँ, एक काया की तरह रो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मृत जू मियाओ अपने भाई को इस तरह के हारे हुए देखकर निराश हो जाएगा। यह आवाज जू यान के गुस्से में एक अंतर को खोलने के लिए लग रहा था। इसे बहुत अधिक विचार किए बिना जू यान ने अवचेतन रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली हत्या की चाल का इस्तेमाल किया। तीव्र आग की लपटों ने पूरे पेड़ को जला दिया, लेकिन बर्फ के ताबूत को नुकसान नहीं पहुंचाया। ध्वनि की दिशा के बाद उग्र आग की लपटें अपने विशाल मुंह को खोलने वाले फायर ड्रैगन की तरह थीं, जो सब कुछ निगल सकती थी, लेकिन अपेक्षित जलन की सनसनी नहीं हुई और आग की लपटों में आंकड़ा भी करीब हो रहा था। फिर कुछ और भी आश्चर्य की बात जू के साथ हुई। यान उसके सामने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ को लापरवाही से लहराया, जैसे कि एक मक्खी को दूर चलाने के लिए, और इस तरह की एक अनजाने कार्रवाई ने आग ड्रैगन को तुरंत विघटित कर दिया। यहाँ तक कि जू यान इसे नियंत्रित नहीं कर सका। जू यान आश्चर्य से भरे ने भी विरोध किया। इस तरह के एक मजबूत आदमी का सामना करते हुए वह कोई मुकाबला नहीं था और प्रतिरोध व्यर्थ था। इसके अलावा जू यान ने पहले ही मरने का फैसला किया है। आखिरकार उनकी एकमात्र आशा एक ठंडी लाश बन गई है। जब आग की लपटें फैल गईं, तो जू यान ने अपनी बेजान आंखों से उस व्यक्ति को उसके सामने देखा। विज्ञापन आगंतुक बहुत महान लग रहा था और उसकी आंखों में घमंड का कोई निशान नहीं था, केवल दुनिया में हर चीज के प्रति उदासीनता। यहाँ तक कि जब उसने जू मियाओ के बर्फ के ताबूत को देखा, तो उसने बिना किसी भावना को दिखाए बिना उसे देखा। जब जू यान ने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके विद्यार्थियों ने अनजाने में चौड़ा किया। राजकुमार वह कल्पना नहीं कर सकता था कि जो व्यक्ति उसके सामने दिखाई दिया वह बाई होंग जून या और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में प्रसिद्ध था। प्रिंसली ग्रुप शिनजोमाई वर्तमान राजकुमार झांग तैंगू है, लेकिन जू यान अपनी ताकत नहीं देख सका। जिस क्षण राजकुमार दिखाई दिया, जू यान ने अपने दिल में कुछ सोचा। शायद केवल जो लोग शीर्ष पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पास जीवन और मृत्यु को उलटने की विधि होती है, और तभी अपनी बहन को उस स्थान से बाहर लाना संभव हो सकता है जहां आत्माएं लौटती हैं। जू यान के विचारशील रूप को देखकर जून हुआंग ने भी मुस्कुराते हुए उसे देखा। हालांकि जब उसकी आंखें बर्फ के ताबूत के ऊपर से गुजरी, तो वह थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्त स्वर्गदूत, जो एक अच्छी तरह से व्यवहार वाली लड़की की तरह दिखते थे, जब उन्होंने हमला किया तो बहुत निर्मम होगा। ऐसा लगता है कि जू मियाओ की मृत्यु बहुत दर्द में हुई थी। जब उसने बड़े खूनी छेद को देखा, तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। देखो, सही बात यह है कि उसे एक त्वरित मौत देना और जल्द से जल्द उसे मुक्त करना। जब मैं वापस आता हूं तो मुझे बाईफी की प्रशंसा करनी होती है। उद्धरण चिन्ह। बस जब उसकी टकटकी जू यान में लौट पाई, तो जू यान पहले से ही अपने सिर के साथ जमीन पर घुटने टेक रहा था, जैसे कि किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जून हुआंग जू यान के कार्यों की उम्मीद कर रहा था। एक राजकुमार के रूप में वह इस बाउंटी असर प्रतिभा से मिलना चाहता था। इसका कारण स्वाभाविक रूप से था, क्योंकि आज बाहरी सागर में बाई होंग के बारे में कई किंवदंतियां थीं। बाकी लोगों को भी बाहर आना चाहिए और अपने चेहरे दिखाने चाहिए। इस समय जू यान, जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, अपने जीवन में सभी साहस को इकट्ठा कर रहे थे। जब राजकुमार उसके सामने आया, तो सभी जू यान ने देखा कि लियून जूते की एक जोड़ी थी। जू यान, जो स्थिति में असमानता के बारे में पूरी तरह से जानते थे, ने सीधे कुछ भी प्रार्थना नहीं की, लेकिन जोर से चिल्लाया, जू यान, एक किसी ने भी क्राउन प्रिंस की महिमा को नाराज कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि क्राउन प्रिंस अपने पाप का प्रायश्चित करेगा। जू यान ने अपनी स्थिति और दृष्टिकोण को सबसे कम स्तर तक कम कर दिया, और ऐसा करने के लिए उसके लिए बहुत साहस लिया। अन्यथा वह अखंडता का आदमी इस तरह से काम नहीं करेगा। ये सब सिर्फ एक जीवित जू मियाओ को देखने के लिए था। विज्ञापन। जू यान ने क्या किया? राजकुमार ने स्वाभाविक रूप से धीरे से जवाब दिया, उठो, तुम काफी मजबूत हो, लेकिन मुझे चार्ज करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। लेकिन जू यान खड़े नहीं हुए। इसके बजाय वह अपने सिर के साथ घुटने टेकता रहा, फिर भी कम दफन। इस दृश्य को देखकर जब राजकुमार कुछ कहने वाला था, जू यान ने अचानक कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ राजकुमार, क्या शीर्ष में जीवन और मृत्यु को उलटने की क्षमता है? ये कहने के बाद जू यान को मारने के लिए तैयार था, क्योंकि उनकी राय में ये जानकारी शीर्ष के लिए एक अछूत रहस्य हो सकती है। लेकिन राजकुमार ने उदासीनता से उत्तर दिया, हाँ, क्या ये हर कोई नहीं जानता है? ये सुनकर जू यान की भावनाएं स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव कर रही थीं, और उसका शरीर उत्साह के साथ हिल रहा था। जू यान को इस तरह से देखकर राजकुमार ने अभी जोड़ा, यहाँ तक कि अगर मृतकों का निशान गायब हो जाता है, तब भी हम जीवन और मृत्यु को उलट सकते हैं। शीर्ष नियमों के भीतर नहीं है। राजकुमार की आवाज कुछ महत्वहीन के बारे में बात कर रही थी। सब कुछ इतना महत्वहीन लग रहा था, और मुझे भी लगा कि जू यान का सवाल बहुत दिलचस्प था, क्योंकि वह एक सवाल पूछ रहा था कि हर कोई इसका जवाब जानता था। लेकिन जू यान के लिए यह निस्संदेह नष्ट हो गया और उसके विश्वदृष्टि को फिर से आकार दिया। मैंने सुना है कि बाई होंग ने नियमों को तोड़ दिया, कई जादुई बीज थे, और दानव भगवान के अवशेष को हराने के लिए नियमों की शक्ति का उपयोग किया। अब जब वह जानता था कि लेवल 9 से ऊपर के सभी शक्तिशाली पुरुषों के विताल से संबंधित निशान शीर्ष वाले को फंसा नहीं सकता था, जू यान था उसकी भावनाओं का वर्णन करने के लिए सही शब्दों को खोजने में असमर्थ।
जू यान ने जू मियाओ के जीवन को बचाने के लिए राजकुमार से भीख मांगने के अपने आग्रह को दबा दिया और इसके बजाय धीरे धीरे अपना सिर उठाया और राजकुमार को देखने के लिए जो मुस्कुराता हुआ लग रहा था। जू यान एक विनम्र आदमी है, लेकिन मैं सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, भले ही इसका मतलब है कि रसातल में गिरना, बस राजकुमार से मुझे मौका देने के लिए। कहीं मेरी बहन को बचाने का मौका। मैं जू यान राजकुमार के हाथ में सबसे तेज ब्लेड हूँ और मैं दुनिया में सभी जीवित चीजों को मारने में संकोच नहीं करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, जू यान एक परिवर्तन से गुजर रहा था और उसकी मन की स्थिति बदलने लगी। जू यान को ये कहते हुए देखकर राजकुमार ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, सबसे तेज ब्लेड, आप वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं? आपका चाकू सुस्त है या नहीं, यह आपके शब्दों पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आपके प्रदर्शन पर, और आपके पास वास्तव में अपने कौशल को दिखाने का एक मौका है। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन अध्याय 313 गुप्त बादलों में एक पहाड़ की चोटी पर पक्षियों के गायन और फूलों की सुगंध से घिरा हुआ फिशिंग जानवरों के पैटर्न के साथ एक गहरे बैंगनी चेकर ब्रोकेड बागे पहने हुए अपनी सांस को विनियमित कर रहा है। उसके बगल में तियानजुन, जो सिर्फ एक गंभीर चोट से उबर चुका था, चुपचाप कुछ के इंतजार में बैठा था। एक लंबे समय के बाद फुशिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, अपने भाई को देखकर जो अब गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था और यहाँ तक की प्रगति भी की। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुस्कुरा सकता था। आप एक कठिन स्थिति से बच गए हैं, तीसरा भाई, इसे भेस में एक आशीर्वाद माना जा सकता है। ये सुनने के बाद तियानजुन ने एक गहरी सांस ली और एक चमकदार निशान बेहोश दिखाई दिया। आज का तियानजुन पहले ही 9वें स्तर पर प्रवेश कर चुका है और समय की लंबी नदी में अपनी छाप छोड़ चुकी है। उन्होंने विश्व सागर को पार करने के लिए योग्यता भी प्राप्त की और मजबूत के रैंक में शामिल होने लगे, लेकिन उसकी छाती पर एक भयानक घाव था जो चौंकाने वाला था। यह निषिद्ध शक्ति का उपयोग करके भूत दानव के कारण हुआ था। उसकी छाती पर निशान को छूते हुए तियानजुन बहुत खुले विचारों वाले लग रहे थे। मेरा टैटू बहुत अच्छा है भाई, क्या आप भी एक प्राप्त करना चाहते हैं? तियानजुन की हंसी का सामना करते हुए फुशिंग ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसे जानकारी का एक टुकड़ा फेंक दिया। ये खोला जाने वाला है और आदेश ऊपर से नीचे आ गया है। कुछ ऐसा है जिसकी हमें आवश्यकता है, इसे प्राप्त करें। उसके हाथ में जानकारी को देखते हुए तियानजुन मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता है, भाई क्या मैं अकेला जा रहा हूँ? तियानजुन के सवाल के जवाब में फुशिंग ने बस थोड़ा सिर हिलाया और फिर एक पारगमन आभा संघनित होने लगी। उस आभा को महसूस करते हुए जो 9वें स्तर से अलग थी, तियानजुन की आंखों में अत्यधिक झटका दिखाई दिया। भाई, आपने वर्जना की दहलीज को छुआ है। तियानजुन, ये जानते हुए कि उसका बड़ा भाई एक अंतिम धक्का देने के लिए पीछे हटने वाला था, जल्दी से छोड़ दिया। आखिरकार अगर वह इधर उधर रहा तो वह अपने बड़े भाई में बाधा डाल सकता है। तियानजुन, जिनके पास हाथ में खुफिया जानकारी थी, ने भी यहाँ छोड़ दिया। उड़ान भरते समय तियानजुन ने अचानक सोचा, मुझे नहीं पता कि हु चेन अब कैसे कर रहा है। वह समुद्र से बाहर होना चाहिए, है ना? हु चेन, जिनके बारे में तियानजुन द्वारा बात की जा रही थी, ने अपने गुरु को अलविदा कहा था और उस जगह की ओर शुरू किया था जो खोलने वाला था। कोई भी अवसर के इस स्थान को याद नहीं करना चाहता है जो केवल हर 100 साल में एक बार खुलता है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वहां प्रवेश करने पर प्रतिबंधों की एक श्रृंखला है और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन काल में लगभग केवल एक ही मौका है। यहाँ तक कि अगर शेंगतियन राजवंश, जिसे युद्ध में पकड़ा गया था, ने अपना ध्यान वहां स्थानांतरित कर दिया, दूसरा राजकुमार शेंगतियन में सबसे योग्य राजकुमार के रूप में सिंहासन को विरासत में मिला, वहां टीम का नेतृत्व करेगा। इसके अलावा उनके साथ यात्रा करने वाले राजकुमार चेंग के बेटे शेंग चाओयांग और मेजर जनरल यांग शेन थे। विज्ञापन, इस व्यक्ति को शेंगतियन की युवा पीढ़ी में सबसे अच्छा माना जाता है। इस बीच पवित्र स्वर्ग की जेल में सबसे बड़े राजकुमार, जो कई जंजीरों से फंस गए थे, धीरे धीरे अपना सिर उठाया और हवा में खूनी गंध में सांस ली। एक पल के बाद स्कारलेट विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़े राजकुमार ने धीरे धीरे कहा, वे सब छोड़ चुके हैं। ये बहुत अच्छा है। विटेलिटी से भरी एक छोटी सी दुनिया में वेन रेनली ने समय समय पर उसकी आंखों में चमकते हुए दया के साथ उसके सामने सब कुछ देखा। ग्रीन पर्वत, स्पष्ट पानी और सभी जीवों के चहकने वाली दुनिया में अब एक अलग उपस्थिति है। स्पष्ट झील अब उज्ज्वल लाल रक्त और लाशों के साथ बह रही है। उनकी आंखें खुली हुई हैं, चौड़ी खुली आंखें घिसती हुई लग रही थीं, जैसे कि जीवन के अंतिम क्षणों में कसाई चाकू उठाने वाले व्यक्ति से कुछ प्रार्थना कर रहे थे। किनारे पर घर खंडहर में थे और टूटे हुए अंगों को हर जगह देखा जा सकता था, न केवल जानवरों के बल्कि मनुष्यों के भी। जीवन की सुंदरता को साबित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हरी भूमि अब रक्त की परतों से ढकी हुई है। एक के बाद एक मानव सिर ट्रीटॉप्स और छतों पर लगाया गया था। उनके शरीर को काट दिया गया था और उनके आंतरिक अंग पूरे मैदान में बिखरे हुए थे। यह एक नरसंहार था। किनारे पर पूरी जनजाति, ऊपर से नीचे तक, पुरुष, महिलाएं, बूढ़ी और युवा, सभी इस हत्या में दुखद रूप से मर गए। कोई भी बच नहीं सकता था और कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसने ऐसा किया वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक ऐसा व्यक्ति जो वे नहीं देख सकते थे। उसके सामने हत्यारे को देखते हुए वेन रिनली ने खून की तीखी गंध को दबाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके पास आया और धीरे से बुलाया, तूफान लाल। ये सुनकर वह विशाल है जो 70 मीटर से अधिक लंबा था, धीरे धीरे घूम गया। धूल, आंतरिक अंगों और रक्त के साथ अभी भी उसके ब्लेड पर शेष है और देखा आग की लपटों के प्रतिबिंब में उसका पूरा शरीर लाल रंग का था और वह एक ठंडे कसाई की तरह लग रहा था। यदि यह अद्वितीय बैंगनी आंखों की उस जोड़ी के लिए नहीं था तो अन्य लोग सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक युद्ध कठपुतली थी। वेन रिनली को देखते हुए, जो अपने पैरों पर अपना नाम पुकार रहे थे, बाओ फैंग के लाल बैंगनी विद्यार्थियों ने बैंगनी प्रकाश का संकेत दिया और उनका पूरा शरीर सिकुड़ने लगा। यह ऐसा है जैसे मानव हड्डियां सिकुड़ने लगती हैं और मांसपेशियों और रक्त वापस बहने लगते हैं। जब यह वेन ली के समान ऊंचाई पर पहुंच गया तो लाल विस्फोट करना बंद हो गया। भारी जानलेवा आभा को महसूस करते हुए वेन रिनली का दाहिना हाथ भी अपनी पतलून की जेब में बीज को कसकर पकड़ रहा था। दुनिया के समुद्र को पलटने के लिए पर्याप्त था, जो इस समय भी वेन रिनली भी बहुत घबराया हुआ था। विज्ञापन, सौभाग्य से जानलेवा आभा को खुद पर निर्देशित नहीं किया गया था, लेकिन अनजाने में जारी किया गया था। इस समय वेन रिनली ने भी अस्थायी रूप से पूछा, यहाँ इसके बारे में कैसे? वेन रिनली को समझ में नहीं आया कि उसके सामने लाल तूफान क्या था, जिंदगी, मशीन या दोनों का संयोजन। वेन रिनली के सवाल का सामना करते हुए बाओ फैंग ची होंग की आंखें थोड़ी चली गईं। उनकी आत्माओं की गुणवत्ता बहुत कम है, ये पर्याप्त नहीं है।
ये सुनकर वेन रिंगली ने थोड़ा डूब गया और यहाँ तक कि इसे जागने के लिए थोड़ा अफसोस महसूस किया। ये पहले से ही 5वीं जनजाति है। हर बार जब वे एक नई जगह पर पहुंचते हैं तो उनके सामने के बड़े लोग अंधाधुंध रूप से वध करेंगे। फिर उसने उन प्राणियों की आत्माओं को अवशोषित किया जो उसने मारे थे। जब उन आत्माओं ने अपनी अनोखी बैंगनी आंखों में प्रवेश किया तो उन्हें शुद्ध ऊर्जा में कुचल दिया गया। लगातार तूफान को लाल बनाने से उन्हें उन्नति का रास्ता लगता है। शायद ये रसातल में एक अनूठी तरह का अभ्यास है। वेन रिंगली केवल इस तरह से खुद को आराम दे सकते थे। अब वह केवल अपने हाथ में रसातल के बीज पर भरोसा कर सकता है। आखिरकार उसका रेस्तरां नष्ट हो गया है। अगर मैंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो शायद रसोई में चीजें भी बच नहीं पाई होती। आइटम को अपनी बाहों में छूने के बाद वेन रिंगली ने अभी भी अपने सामने बड़े आदमी पर अपनी आशा रखी। जबकि बाओफे चेहोंग ने उन अन्यायपूर्ण आत्माओं की शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा, वेन रिंगली ने भी उन्हें ध्यान से देखा। अपने जीवन के साथ एक मशीन जो एक इंसान की तरह बढ़ती है। ये रसातल की शक्ति है। वेन रिंगली, जो चिंताओं से भरा था, ने अभी तक ये पता नहीं लगाया था कि उसे क्या विकल्प बनाना चाहिए। हजारों आत्माओं को अवशोषित करने के बाद स्टॉर्म रेड पहले ही उसके पास आ गया था। अपनी बैंगनी आंखों के साथ थोड़ा टिमटिमाते हुए उन्होंने एक आवाज में बात की जो धीरे धीरे अधिक भावुक हो गई। मैंने कई शक्तिशाली आत्माओं को कहीं और जाने के लिए महसूस किया। उनकी गुणवत्ता बहुत अधिक है। ये सुनकर वेन रिंगली ने बस थोड़ा सा आह्वान किया, ठीक है, चलो इसे बाहर की जांच करें। एक व्यक्ति को मार रहा है, 10,000 की हत्या करना भी मार रहा है। विज्ञापन।